जितना बड़ा तूफान उतनी महंगी मछली होती है। हालांकि हान फैमिली मैंशन का काम खतरों से भरा है, लेकिन इसके बड़े इनामों ने फिर भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के कल्टीवेटर्स को आकर्षित किया। जैसे पतंगे आग की ओर खिंचे चले आते हैं, पता चला कि हान फैमिली मैंशन के शुरुआती सालों में एक कल्टीवेटर था जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के शिखर पर था। दुर्भाग्य से वह मारा गया। गोल्डन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी जान गंवा दी और इस रास्ते से गायब हो गया। फिर भी वह आने वाली पीढ़ियों के लिए कई तावीज, जादुई उपकरण और अन्य संसाधन छोड़ गया। इन समृद्ध संसाधनों के साथ हान फैमिली मैंशन ने असाधारण योग्यता वाले एक कल्टीवेटर को सफलतापूर्वक पाला पोसा जो ब्लड टाइड पीक से ब्रदर हान सिगु है। दुर्भाग्य से स्वर्गीय डाओ से संबंधित एक अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए वांडी हाई जाने के बाद फाउंडेशन बिल्डिंग वह कभी वापस नहीं लौटा। तब से हान फैमिली मैंशन का दिन ब दिन पतन होता जा रहा है। बस कुछ महीने पहले ही पूरे हान फैमिली मैंशन का अप्रत्याशित रूप से रातों रात सफाया हो गया। हालांकि बाजार में अफवाहें हैं कि तथाकथित रातों रात विनाश दूसरों को मैंशन के अंदर के संसाधनों पर लालच करने से रोकने के लिए एक अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। आखिर हान फैमिली मैंशन का खजाना आज तक खोजा नहीं गया है। लुओ कियांग के नेतृत्व में दोनों जल्दी से मिलने की जगह पर पहुंचे। टीम लीडर के रूप में झांग शुआ लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पेई लिंग चापलूसी करने ही वाला था, लेकिन 9वीं परत के शिखर पर मौजूद कल्टीवेटर झांग शुआ ने उसे सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के आखिर जिन सुमियान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र की 8वीं परत का एक प्रतिभाशाली कीमियागर था, और अब वे पेई लिंग के साथ फंस गए थे जो टीम के किसी काम का नहीं था। भला इस बारे में किसे अच्छा लगेगा। एक बार जब सभी टीम के साथ ही आ गए तो टीम लीडर के रूप में झांग शुओ ने पेई लिंग का दूसरों से परिचय कराने की जिम्मेदारी ली। हालांकि पेई लिंग का जो इंतजार कर रहा था वह खुले तिरस्कार से कम नहीं था। केवल फाउंडेशन के 7वें स्तर के साथ इस मिशन को लेने की हिम्मत करना। एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र उनकी नज़रों में मौत को बुलावा देने से अलग नहीं था। हर कोई संदेह से भरा था। पेई लिंग ने तनावपूर्ण माहौल देखकर जल्दी से अमृत निकाल लिया और उन्हें सबके बीच बांट दिया। आखिर यहां सबसे निचला कल्टीवेशन स्तर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र की 8वीं परत पर था। जब तक वह अपनी टीम के साथियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता, हान फैमिली मैंशन का काम बहुत आसान हो जाएगा। साफ साफ कहें तो वह निश्चित रूप से फिर से किसी मुखबिर द्वारा छुरा घूंपा जाना नहीं चाहता था। झांग शुआ जिसने बोन टेम्परिंग पिल प्राप्त की थी, उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव था। इतनी निम्न श्रेणी की गोली उठाना, क्या यह थोड़ा ज्यादा अपमानजनक नहीं था? हालांकि अगले ही पल हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि यह कोई साधारण गोली नहीं थी। यह एक उच्च श्रेणी की बोन टेम्परिंग पिल थी। माहौल तुरंत ही असामान्य रूप से सामंजस्यपूर्ण हो गया। जहां तक पेई लिंग और जिन सुमियान के बीच के रिश्ते की बात है, तो सबने अनुमान लगाना बंद कर दिया। उनकी नज़रों में इतनी उच्च गुणवत्ता वाली गोली जिन सुमियान की ही उत्कृष्ट कृति होनी चाहिए। यह देखकर कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया, पेई लिंग ने जल्दी से तारीफ की कि यहां इतने सारे शक्तिशाली सीनियर्स के होते हुए यह काम हान फैमिली मैंशन में निश्चित रूप से बच्चों का खेल होगा और आसान होगा। हालांकि सभी के चेहरों पर चिंता के भाव थे। पता चला कि सिर्फ उनकी टीम ने ही नहीं बल्कि और भी लोगों ने यह काम स्वीकार किया था। सबसे पहले तांग नांजाई की टीम थी। ब्रदर तांग अक्सर अपने टीम के साथियों के साथ कुयुआन में राक्षसों और दैत्यों से लड़ने जाते हैं। वे ऐसे कौशल के मालिक थे जो उन्हें अपने क्षेत्र में लगभग अजेय बना देते थे। वे छोटे दस्तों में सबसे मजबूत टीम थे। फिर गुआन शिरू की टीम में ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर का एक जानवर था। भाई जियोपू ने भाई लुफुजियांग को मनाया, जो आधार स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी है। टीम बनाने के लिए आखिर में भाई बाईक्वांग की टीम थी। भाई बाईक्वांग तलवारबाजी में माहिर है और उन्होंने इंटरसेक्ट से चंद्र रजत ड्रैगन तलवार उधार ली थी, जिससे उनकी ताकत असाधारण हो गई। यह सुनकर पेई लिंग ने तुरंत पीछे हटने का विचार किया। उसका अभी अभी बना आत्मविश्वास एक पल में ढह गया। जाहिर है यह मिशन सिर्फ हान परिवार की हवेली के संकट का सामना करने के बारे में नहीं था। इससे भी ज्यादा भयानक एक ही संप्रदाय के शिष्यों के बीच आपसी मारकाट है। हान परिवार की हवेली के मुखिया आधार स्थापना क्षेत्र के शिखर पर एक कल्टीवेटर ने यिन जल भ्रम कमल फॉर्मेशन बिछाया था। पूरी हान परिवार की हवेली इस फॉर्मेशन के संरक्षण में थी। हान परिवार की हवेली में प्रवेश करने के लिए फॉर्मेशन में एक कमी का इंतजार करना होगा
और कल दोपहर में फॉर्मेशन स्थिर हो जाएगा। बातचीत के बीच हवेली के कमल तालाब का एक रास्ता दिखाई देगा। दूसरी टीमें भी एक के बाद एक आ गईं, केवल बाईक्वांग की टीम अनुपस्थित थी। यह देखकर तांग नानजाई ने तुरंत ताना मारा कि बाईक्वांग एक बेकार कायर है, वह हमेशा टालमटोल करता है। क्या वह बहुत डर गया है और लड़ाई का सामना करने के बजाय भागने की योजना बना रहा है? उसे क्या पता था कि बाईक्वांग की टीम पहले ही उधार ली हुई ब्लैक स्पिरिट फ्लाइंग शटल का उपयोग करके 2 दिन पहले हान परिवार की हवेली में प्रवेश कर चुकी थी। 2 दिन उनके लिए हान परिवार की हवेली को छान मारने के लिए काफी थे। हालांकि जैसे ही बाईक्वांग की टीम के सदस्य आत्मविश्वास से कार्रवाई कर रहे थे, बाईक्वांग का शरीर अचानक हिंसक रूप से मुड़ने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज ने एक टीम के सदस्य का ध्यान खींचा। इससे पहले कि यह सदस्य प्रतिक्रिया कर पाता, उसे बाईक्वांग ने तुरंत मार डाला। बाकी बचे टीम के साथी केवल बिखर कर भाग सकते थे। इस बीच हवेली के बाहर छोटी टीमें अभी भी एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रही थीं। शांगशुआ सबसे पहले आगे आए और प्रस्ताव रखा, हम सब हवेली के खजाने के लिए आए हैं, यहां संघर्ष और हताहत होना तय है। हम साथी शिष्यों को एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ना चाहिए? क्यों न हम सहयोग करें और हान परिवार की हवेली के संसाधनों को साझा करें। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सबसे शक्तिशाली तांग नानजाई स्वाभाविक रूप से असहमत हो गया। हालांकि गुआनजुएरुई और जियोपू की प्रतिक्रियाओं ने तांग नानजाई को सहमत होने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही वह जानता था कि ये लोग जानबूझकर उसे निशाना बना रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे एक साथ 3 टीमों को मारने का कोई भरोसा नहीं था। सहयोग का लक्ष्य प्राप्त होता देख चांगशुआ ने तुरंत बांस की पर्चियां निकाली ताकि हर कोई लॉटरी निकाल सके। अपनी खोज के लिए जगह तय करने के लिए पेई लिंग मन ही मन तिरस्कार कर रहा था। ये ड्रामा क्वीन अभी भी चर्चा कर रही थी, यहाँ निष्पक्ष सहयोग की मुझे उम्मीद है कि बाद में जब वे एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे तो उनका खून मुझ पर नहीं गिरेगा। लॉटरी खत्म होने के बाद गुआनजुएरुई की टीम ने पिछवाड़े का प्राचीन कुआ चुना, जियोपू की टीम ने मुख्य हॉल चुना, तांग नानजाई की टीम ने अध्ययन कक्ष चुना और झांग शुआ की टीम ने हान परिवार का पैतृक हॉल चुना। उन्होंने हान परिवार का पैतृक हॉल इसलिए चुना क्योंकि झांग शुआ ने अनुमान लगाया था कि खजाने के तहखाने के लिए सबसे संभावित स्थान पैतृक हॉल और कमल का तालाब है। पैतृक हॉल का निरीक्षण करने के बाद वे तुरंत कमल के तालाब की ओर बढ़ सकते थे। पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए झांग शुआ ने प्रस्ताव दिया कि वे सभी आज रक्त कठपुतली पालकी में आराम करें। जब तक जरूरी न हो बाहर न निकलें, ताकि दूसरी टीमों को बुरे इरादे रखने से रोका जा सके। हालांकि पेई लिंग को किसी खजाने की परवाह नहीं थी, उसके लिए अपनी जान बचाना सबसे जरूरी था। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पेई लिंग ने पहले ड्राइंग हार्ट तकनीक सीखने का फैसला किया, ताकि अगर वो बाद में भाग न पाए तो कम से कम मर तो सके। फिर उसने ड्राइंग हार्ट तकनीक का अभ्यास करने के लिए कल्टीवेशन सिस्टम खोला। तभी उसे एक बौद्ध गुरु की आवाज सुनाई दी जो समझा रहा था कि जीवन में आनंद क्यों और मृत्यु से भय क्यों। मृत्यु तो बस एक नया चक्र है, इसका विरोध मत करो या इससे लड़ो मत। इस तरह की सरल साधना ने पेई लिंग को सिस्टम का और भी दीवाना बना दिया और बिना सोचे समझे इसे 5 स्टार की रेटिंग दे दी। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। पेई लिंग ने जल्दी से मुड़कर देखा तो एक सिस्टर सीधे उसकी ओर आ रही थी। इससे पहले कि पेई लिंग कुछ समझ पाता, वो सिस्टर पेई लिंग के सिर के ऊपर से गुजरी और एक खूबसूरत नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। जब पेई लिंग होश में आया और उसने चारों ओर देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि ब्लड पपेट पालकी में सिर्फ वो और ये सिस्टर ही बचे थे। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और जैसे ही वो सिस्टर जाने लगी, उसने उसे रोकने की सोची और दूसरों के बारे में पूछना चाहा। अनजाने में इस खिंचाव ने सिस्टर की शर्ट को तार-तार कर दिया और पेई लिंग के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। वो कुछ समझाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि सिस्टर ऐसे दरवाजे से बाहर चली गई जैसे कुछ हुआ ही न हो और पेई लिंग हक्का बक्का रह गया। उसी पल लिली यू ने पीछे से पेई लिंग को गले लगा लिया और फुसफुसाती रही, पेई लिंग चलो दोहरी साधना करते हैं। लिली यू ने दोहरी साधना का अनुरोध करने के लिए यही पल चुना था। इस अचानक रोमांटिक घटनाक्रम ने पेई लिंग को एक पल के लिए दुविधा में डाल दिया। हालांकि ये सच है कि ऐसे मौके ढूंढे नहीं जाते बल्कि मिल जाते हैं, पर उसका शरीर ऊर्जा और खून दोनों में कमजोर था। शायद वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न कर पाए।
हालांकि अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए पी लिंग को जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। और लिली यू जो कोमलता दिखा रही थी, ये जरूर कोई और भ्रम होना चाहिए। तो अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम मुझे बहका नहीं पाओगी। जैसे ही पी लिंग को ये समझ आया, उसने तुरंत लिली यू से दूरी बना ली और फिर उसने अपनी तर्जनी उंगली से आसमान की ओर इशारा करते हुए ड्राइंग हार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। एक धड़ाम की आवाज के साथ पी लिंग जमीन पर गिर गया। उसकी आत्मा दुनिया में वापस लौट गई। जब तक झांगशुआ और दूसरे लोग ब्लड पपेट पालकी में लौटे तो पी लिंग पहले ही मर चुका था। लुओ गुआंग को पी लिंग की रक्षा न कर पाने का अपराध बोध हुआ। जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वो ये थी कि पी लिंग का अपनी तर्जनी उंगली से आसमान की ओर इशारा करने का क्या मतलब था। क्या वो कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा था? जब सब हैरान थे तभी पी लिंग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। इससे सब बहुत डर गए। पी लिंग ने जल्दी से समझाया कि उसने पिछली रात अजीब आवाजें सुनी थीं और खतरे की आशंका से उसने अपनी मौत का नाटक करने के लिए ड्राइंग हार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि लुफ यांग ने इस पर विश्वास नहीं किया। ड्राइंग हार्ट तकनीक एक निम्न स्तरीय कौशल है और ये जीवन शक्ति को डोट और आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से गायब नहीं कर सकता। पी लिंग केवल इस मौके का फायदा उठाकर तकनीक को बेचने की कोशिश कर सकता था। अगले ही पल पी लिंग ये देखकर हैरान था कि टीम से 2 लोग गायब थे। पता चला कि पिछली रात उन दोनों को किसी अज्ञात शक्ति ने नियंत्रित कर लिया था। जब वे जागे तो वे पहले ही गायब हो चुके थे। सुसोंग ने जमीन से कपड़ों के टुकड़े उठाए और विश्लेषण किया। ये सिस्टर वांग के कपड़ों के टुकड़े हैं। ऐसा लगता है कि सिस्टर वांग ने पिछली रात विरोध करने की कोशिश की थी। पी लिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये देखकर कि हान परिवार की हवेली में प्रवेश करने का समय करीब आ रहा था, वे केवल इस मामले को अस्थायी रूप से एक तरफ रखकर मिलने की जगह पर जा सकते थे। पी लिंग के अवलोकन से ऐसा लग रहा था कि हर टीम में 2 या 3 लोग कम थे। जाहिर है ये आंतरिक रूप से नहीं हुआ था। प्रवेश द्वार के प्रकट होने के साथ ही पेंग नानजाई सबसे पहले अंदर घुसा। जैसे ही पी लिंग पीछे हटने वाला था, उसे झांगशुआ ने पकड़ लिया, जिसने कहा कि वो पी लिंग की रक्षा करेगा। सबके हान परिवार की हवेली में प्रवेश करने के बाद हर टीम बिना रुके अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर चली गई। केवल झांगशुआ की टीम ही नहीं हिल रही थी। जैसे ही पी लिंग उलझन में था, झांगशुआई ने समझाया कि तांग नानशिया का ठिकाना हमारे ही रास्ते पर है। उन्हें पहले हमारे लिए रास्ता साफ करने दो। तुम्हें बस उनका पीछा करना है। हालांकि उनका पीछा करना जल्द ही तांग नानजिया की टीम के एक सदस्य ने देख लिया। जो पीछे की रक्षा का प्रभारी था, वह सदस्य बहस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन झांगशुआ ने उसका गला घोंट दिया। मैं रास्ते के भुगतान के तौर पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुआवजा काफी है, जूनियर भाई? फिर उसने उसे छोड़ दिया और अकड़कर चला गया। यह देखकर पी लिंग अवाक रह गया। क्या यह खेल की शुरुआत में ही सहयोगियों पर हमला करने के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? हालांकि वह बदनसीब जूनियर भाई इस बारे में तांग नानजिया को बताने ही वाला था कि उसके दिल में अचानक एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसे उसके पीछे एक व्यक्ति ने एक ही बार में मार डाला। आसमान में गूंजने वाली एक दिव्य बिजली गिरी। हर कोई चौंक गया, जिसने तांग नानजिया को रहस्यमय थंडर सील का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अध्ययन कक्ष बेहद खतरनाक होगा। हालांकि झांगशुआ टस से मस नहीं हुआ। उसने बस सभी को सतर्क रहने की याद दिलाई। पी लिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक फाउंडेशन पिल की रेसिपी इतनी सारी टीमों को जोखिम उठाने के लिए काफी नहीं हो सकती। कुछ पूछताछ के बाद झांगशुआ ने समझाया कि हान परिवार की हवेली में सबसे महत्वपूर्ण चीज फाउंडेशन पिल की रेसिपी नहीं, बल्कि हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग है। अतीत में हालांकि भाई हान सिगे को हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग पाने का मौका मिला था, पर उनका कोई अतापता नहीं है। लेकिन आखिरकार वह हान परिवार की हवेली में पैदा हुए थे। भले ही वह हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग की विधि हवेली में वापस नहीं लाए, उन्होंने हवेली के लिए कुछ जानकारी जरूर छोड़ी होगी। फाउंडेशन रेल्म 3 स्तरों में विभाजित है: ह्यूमन पाथ, अर्थ पाथ और हेवन पाथ। सबसे निचले स्तर ह्यूमन पाथ फाउंडेशन रेल्म को गोलियां खाकर पार किया जा सकता है। अर्थ पाथ फाउंडेशन रेल्म
को 5 तत्वों के सार को परिष्कृत करने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता होती है। एक बार पूरा हो जाने पर इसकी ताकत ह्यूमन पाथ फाउंडेशन को कुचलने वाली कही जा सकती है। रेल्म और सबसे मजबूत हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग की आवश्यकताएं अत्यंत कठोर हैं। यदि यह विफल हो जाता है तो डाओ एक ही बार में नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार सफल होने पर व्यक्ति सबसे आगे निकल सकता है, इसलिए जब तक हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग को खोजने का थोड़ा सा भी मौका है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। इस पल पी लिंग आखिरकार समझ गया कि ये लोग जोखिम क्यों उठाएंगे। हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग शायद केवल उन प्राणियों के लिए सुलभ है जैसे ली लियू। इस बीच समूह पहले ही हान परिवार के पैतृक हॉल के दरवाजे पर पहुंच चुका था। पहले स्थिति की जांच के लिए स्पिरिट पपेट को अंदर भेजते हैं। सुसोंग ने सीधे मुद्दे की बात की। उसने दोनों हाथों से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। 2 स्पिरिट पपेट तुरंत उसके हाथों में आ गए। सुसोंग के आदेश पर दोनों स्पिरिट पपेट सीधे पैतृक हॉल में भाग गए। हालांकि अगले ही पल स्पिरिट पपेट अचानक जमीन पर बिखर गए। सुसोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पैतृक हॉल में एक स्पिरिट डिस्पेलिंग एरे है। यह लोगों को झांकने के लिए स्पिरिट पपेट जैसी चीजों का उपयोग करने से रोकने के लिए होना चाहिए। यह देखकर कि स्पिरिट पपेट काम नहीं कर रहा था, झांग शुआ के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह सभी को सीधे पैतृक हॉल में ले जाए। वाकई जैसे ही वह पैतृक हॉल में घुसा, जॉन शुआ को एक पूजा स्थल मिला। हालांकि यह एक हल्के पर्दे से ढका हुआ था। यहाँ की समृद्ध आभा थोड़ी असामान्य थी। फिर उसने अपने स्टोरेज बैग से एक भाला निकाला और पूजा स्थल के सामने से हल्के पर्दे को सावधानी से उठाया। तभी पी लिंग का सिस्टम अचानक एक प्रॉम्प्ट के साथ सामने आया। बाहरी दुनिया से एक अपरिचित स्वर्गीय डाओ आधार निर्माण विधि का पता चला है। सिस्टम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा है। पी लिंग बहुत खुश हुआ। आखिरकार इस बेकार सिस्टम ने कुछ काम का किया है। हालांकि अगले ही पल हंसी की एक गूंज के साथ एक पंजा अचानक बाहर निकला और तुरंत झांग शुआई को मंदिर में खींच लिया। गति इतनी तेज थी कि यह आश्चर्यजनक था। सब चौंक गए। झांग शुआई उन सब में सबसे ऊंचे साधना स्तर पर था, फिर भी उसे मुकाबला करने का कोई मौका नहीं मिला। उसी समय पी लिंग के सिस्टम पर एक और संदेश आया। स्वर्गीय डाओ आधार निर्माण विधि गायब हो गई। सिस्टम रिकॉर्डिंग विफल हो गई। पूर्वजों के हॉल में कई लोग डर से एक मंदिर को घूर रहे थे। पी लिंग ने जल्दी से पहले पूर्वजों के हॉल से पीछे हटने का सुझाव दिया। आखिर जो भी चीज झांग शुआई जैसे आधार निर्माण क्षेत्र के 9वीं परत के भाई को बिना किसी निशान के गायब कर सकती थी, वह जाहिर तौर पर ऐसी नहीं थी जिससे वे पंगा ले सकें। बाकी लोग जल्दी से सहमत हो गए। हालांकि जैसे ही वे पूर्वजों के हॉल से निकलने वाले थे, मंदिर के बगल की मोमबत्तियां बिना हवा के बुझ गईं और पूर्वजों के हॉल का दरवाजा अचानक बंद हो गया। सबसे पहले सुसोंग ने प्रतिक्रिया दी, जिसने जल्दी से एक ताबीज निकाला। लेकिन अगले ही पल आधार निर्माण क्षेत्र की 7वीं परत की अनगिनत तामसिक आत्माएं प्रकट हुईं। सब घबरा गए और दरवाजे की ओर भागे। सुसोंग दरवाजे तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ने जोर से धक्का दिया, केवल यह पता लगाने के लिए कि दरवाजा अविश्वसनीय रूप से भारी था। अपने आधार निर्माण क्षेत्र के 8वीं परत के साधना स्तर के साथ वह दरवाजे को बिल्कुल भी हिला नहीं सका। यह महसूस करते हुए कि वहां कोई जाल हो सकता है, सुसोंग ने जल्दी से दूसरों को थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहा ताकि उसे जीवन द्वार के स्थान की गणना करने का समय मिल सके। इस बीच गुआन शुएरेई की टीम का पूरी तरह से सफाया हो गया था। तांग नानजाई की टीम बाईगुआंग की टीम से लड़ रही थी, जिसे नियंत्रित कर लिया गया था, और जियापू की टीम भ्रम में डूबी हुई थी, खुद को बाहर निकालने में असमर्थ। पूर्वजों के हॉल के अंदर अंतहीन तामसिक आत्माओं का सामना करते हुए पी लिंग और अन्य लोग केवल जवाबी हमला कर सकते थे। यह देखकर कि वे तामसिक आत्माओं द्वारा निगले जाने वाले थे, पी लिंग ने अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और रक्त सहार चाकू तकनीक का उपयोग करने के लिए जल्दी से अपना जीवन घृणा ब्लेड निकाला। पी लिंग की पूरी ताकत के साथ स्थिति तुरंत बदल गई। यह भयानक चाकू तकनीक स्वाभाविक रूप से दूसरे भाइयों के पसीने छुड़ा दिए। अचानक आधार निर्माण क्षेत्र की 9वीं परत के शिखर पर एक महिला भूत पी लिंग को निशाना बनाते हुए बाहर निकली। यह देखकर लुफ्कियन ने जल्दी से पी लिंग को चेतावनी दी। पी लिंग ने तुरंत वैम्पायर लुप्त होने की तकनीक का इस्तेमाल किया। अगले ही पल वह महिला भूत के पीछे प्रकट हुआ और फिर उसने एक ही बार के लिए अपनी सारी ताकत बटोरी। हालांकि पी लिंग के पूरे बल वाले हमले को महिला भूत ने आसानी से पकड़ लिया।
पी लिंग चौंक गया। यह महिला भूत काफी दुर्जय थी। एक पल में महिला भूत की आभा फट गई। अनगिनत तामसिक आत्माएं पैदा हुईं। इससे पहले कि पी लिंग प्रतिक्रिया कर पाता, वह अनगिनत तामसिक आत्माओं से घिरा हुआ था। इस समय सुसोंग, जिसने आखिरकार जाल तोड़ दिया था, लुफ यांग को खींचा और पूर्वजों के हॉल के निकास की ओर भागा। दूसरे भाई भी पीछे पीछे भागे। लुफ यांग पी लिंग को बचाना चाहता था, लेकिन सुसोंग ने उसे रोक दिया। पी लिंग, जो एक कठिन परिस्थिति में था, बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया। पी लिंग के शरीर से नीली लपटें निकलीं, जिसने तुरंत आसपास की तामसिक आत्माओं को जलाकर राख कर दिया। जो लोग आखिरकार पूर्वजों के हॉल से बच निकले थे, उन्होंने अविश्वास से यह दृश्य देखा। आखिर पी लिंग क्या था? उसकी शक्ति इतनी भयानक थी। लुलु यांग को पी लिंग और जिन सुमियान के रिश्ते पर और भी यकीन हो गया। अप्रत्याशित रूप से सुमियान ने वास्तव में जूनियर भाई पी को शीत मज्जा अग्नि दे दी। वे सच में एक दूसरे से प्यार करते होंगे। अचानक पी लिंग पैतृक हॉल से बाहर भागा और सीधे मुख्य द्वार की ओर दौड़ा। यह देखकर सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। फिर भी भाइयों में से एक को पैतृक हॉल से निकले एक घोस्ट हैंड ने पकड़ लिया। डरा हुआ समूह केवल बिखर सकता था और बाद में कमल के तालाब पर फिर से इकट्ठा होने की योजना बना रहा था। हालांकि पी लिंग, जो ज्यादा दूर नहीं भागा था, उसे एक जाने पहचाने चेहरे ने रोक लिया। उसके बगल में एक लाश पड़ी थी। यह तांग नानजाई था। अजीब बात यह थी कि तांग नानजाई के शरीर पर घाव एक घोस्ट हैंड का निशान था। हान परिवार की हवेली के अंदर घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति लापता झांगशुआ था। पी लिंग बहस करना चाहता था, लेकिन तांग नानजाई ने उसकी बात नहीं मानी और सीधे चिडोरी तकनीक का इस्तेमाल किया। पी लिंग ने बचने के लिए जल्दी से वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि पी लिंग के साथी इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे इस भयानक थंडर तकनीक से तुरंत टिमटिमाते तारों में बदल गए। पी लिंग चौंक गया। यह तांग नानजाई बहुत क्रूर था। उसकी शक्ति को देखते हुए यह कम से कम 9000 है और मैं ज्यादा से ज्यादा 7000 पर हूं। मुझे भागने का कोई रास्ता खोजना होगा। तभी तांग नानजाई की चिडोरी ने फिर से पी लिंग पर हमला किया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल वार सह सकता था। एक जोरदार धमाके के साथ पी लिंग 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। उसने अपने पीछे आंगन की दीवार को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे धूल उड़ने लगी। पी लिंग जानता था कि यह एक दुर्लभ अवसर था। अपने शरीर में दर्द सहते हुए उसने भागने के लिए जल्दी से वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। जब धूल छंटी, टूटी हुई दीवार के नीचे पी लिंग का कोई निशान नहीं था। तांग नानजाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। महज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र की 7वीं परत का व्यक्ति उसके पूरे जोर के हमले के बाद चुपचाप भाग सकता था। आखिर यह व्यक्ति कौन था? इस समय पी लिंग भी निराश था। उसने पूरे दिन भागने के अलावा कुछ नहीं किया था। खासकर वह टीम लीडर झांगशुआ। वह न केवल खुद मरा, बल्कि मेरे लिए एक शक्तिशाली विरोधी भी छोड़ गया। सौभाग्य से मेरी जान बहुत मजबूत है। हालांकि प्राथमिकता इस जगह को छोड़ना है। लेकिन हवेली छोड़ने के लिए मुझे इन वाटर इल्यूजन लोटस फॉर्मेशन में कोई कमी सामने आने का इंतजार करना होगा। चारों ओर खतरे मंडरा रहे हैं। अच्छा होता अगर मैं सीधे भाग पाता। यह सोचते हुए पी लिंग को अचानक एक विचार आया। मेरे पास एक सिस्टम है, तो मैं किस बात से डरता हूं? ठीक वैसे ही जैसे स्क्रू माउंटेन सिटी में हुआ था। सिस्टम को मुझे बाहर ले जाने दो। इस हवेली में बहुत सारे खजाने हैं। अगर सिस्टम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करता है तो यह नुकसान के लायक नहीं होगा। एकमात्र चीज जो निश्चित रूप से हवेली में मौजूद नहीं है वह है लीली। उसके पास एक योजना थी। पी लिंग ने तुरंत अनाम तकनीक का अभ्यास करने का फैसला किया। सिस्टम ने तुरंत एक संकेत दिया। पता चला है कि यह तकनीक एक दोहरी साधना तकनीक है। सिस्टम आपके लिए एक दाव साथी का पता लगा रहा है। ठीक उसी समय जब पी लिंग खुशी से दोहरी साधना की उम्मीद कर रहा था, सिस्टम ने एक और संकेत दिया। पता चला है कि मेजबान का दाव साथी सेवा क्षेत्र में नहीं है। सिस्टम मुफ्त में एक नया दाव साथी प्रदान करेगा।
पेई लिंग तुरंत रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। यह मनहूस सिस्टम मुझे बर्बाद किए बिना नहीं रुकेगा। तो सिस्टम के नियंत्रण में पेई लिंग सीधे मुख्य हॉल की दिशा में भागा। और मुख्य हॉल में एक जोरदार लड़ाई का अनुभव करने के बाद हर कोई शर्मा रहा था और अपने कपड़े ठीक कर रहा था। अचानक नाजुक डोंग काइवेई ने हाफते हुए लुफुजियांग की बाहों में धीरे से गिर गई। लुफुजियांग ने जल्दी से उसे उठाया और उसकी जांच की, यह देखकर कि डोंग काइवेई ठीक थी। वह तुरंत डोंग काइवेई का इरादा समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। लुफुजियांग को इतना भावहीन देखकर डोंग काइवेई अपने सभी सीनियर्स के सामने केवल लुफुजियांग से अपनी भावनाओं को कबूल कर सकी। अप्रत्याशित रूप से उसे लुफुजियांग ने नरमी से मना कर दिया, असल में डोंग काइवेई का गहरा प्यार जो खुद इसमें शामिल थी। लुफुजियांग को कैसे पता नहीं होता, लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस जीवन में वह खुद को समर्पित कर देगा। साधना के मार्ग पर और प्यार के बारे में नहीं पूछेगा। हान परिवार की हवेली का यह साहसिक कार्य डोंग काइवेई को एक अवसर दिलाने में मदद करने के लिए था। उसके सालों के स्नेह का बदला चुकाने के लिए। लुफुजियांग का दृढ़ इनकार देखकर सालों की शिकायतें अचानक उसके दिल में उमड़ पड़ी। अगर तुम्हें प्यार की परवाह नहीं है तो बार बार मेरी मदद क्यों करते हो? अगर सीनियर भाई डोंग काइवेई के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते तो डोंग काइवेई किसी और के साथ चली जाएगी। जैसे ही लुफुजियांग मिलीजुली भावनाओं से भरा हुआ था, अचानक दरवाजे के बाहर से एक साया तेजी से अंदर आया, पीलिंग का साया। एक पल में लुफुजियांग के सामने प्रकट हुआ। उसने तेजी से डोंग काइवेई को अपनी बाहों में पकड़ लिया। बिजली की गति से हैरान डोंग काइवेई अभी भी अपने प्रिय द्वारा अस्वीकार किए जाने के आत्मदोष में डूबी हुई थी, अनजान और बेखबर, ठीक जैसे लुफुजियांग और दूसरे लोग इस अचानक बदलाव से स्तब्ध थे। एक और भी पागलपन भरी बात हुई। पीलिंग ने भावहीन होकर कुशलता से डोंग काइवेई के कपड़े पकड़ लिए और एक चीरने की आवाज के साथ उन्हें जोर से फाड़ने लगा। डोंग काइवेई का चिकना कंधा खुली हवा में उजागर हो गया। पीलिंग ने फटे हुए बाहरी वस्त्र को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। फिर उसका हाथ दूसरे के कपड़ों की ओर बढ़ा। पूरी प्रक्रिया बहते पानी की तरह सहज थी, बिना किसी अनावश्यक हरकत के स्वाभाविक, जैसे कि इसका लाखों बार अभ्यास किया गया हो। सभी साधक हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। पीलिंग खुद भी स्तब्ध था। मैं वो हूं जो दिनदहाड़े एक महिला का अपहरण कर रहा है। इस प्रक्रिया के अनुसार मैं सबके सामने सीनियर बहन के साथ जबरदस्ती युगल साधना करने वाला हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारने वाले लोग कम हैं? रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। जैसे ही पेई लिंग डोंग साइवेई की बेल्ट खोल रहा था और एक हाथ से तेजी से अपने कपड़े उतार रहा था, लुफुजियांग आखिरकार होश में आया। अचानक वह गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तब तक डोंग काइवेई के बदन पर बस आखिरी 2 कपड़े बचे थे। उसके खूबसूरत उभार बिना किसी शक के उजागर हो गए थे। लुफुजियांग गुस्से से पागल हो रहा था और उसकी जंजीर पेई लिंग पर झपटी। लुफुजियांग की कलाई के एक झटके से पेई लिंग का पूरा शरीर जंजीर की जबरदस्त ताकत से तुरंत हवा में खिंच गया, फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया गया। इससे पहले कि पेई लिंग संभल पाता, लुफुजियांग के हाथ का ताबीज पहले ही सक्रिय हो चुका था। एक 10 मीटर लंबी विशाल दांतों वाली शार्क पेई लिंग के पैरों के नीचे से उठी और एक ही पल में उसे पूरा निगल गई। ठीक जब सबने सोचा कि मामला खत्म हो गया है, विशाल दांतों वाली शार्क के पेट से अचानक तलवार की ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। उस ऊर्जा ने एक ही पल में शार्क के चिथड़े उड़ा दिए। लुफुजियांग ने तेजी से और ताबीज फेंके, जिससे भ्रम पैदा हुए जो पेई लिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि बहुत जल्द नीली लपटें जोर से भड़क उठीं और 10 कदम के दायरे में नीली आग की बारिश होने लगी। पेई लिंग को केंद्र मानकर जो भी भ्रम इसके संपर्क में आया वह तेजी से राख के ढेर में बदल गया। हर कोई हैरान था। एक 7वीं परत के आधार स्थापना क्षेत्र के साधक में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? इस छोटे चोर ने जरूर अपनी असली साधना छिपाई होगी। यह देखकर कि यह छोटा ठरकी कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था, लुफुजियांग के साथियों ने भी एकमत होकर युद्ध के मैदान में कूद पड़े। स्थिति एक पल में साफ हो गई। पेई लिंग जानता था कि अगर वह ऐसे ही लड़ता रहा तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति आखिरकार खत्म हो जाएगी।
उसने जल्दी से खुलासा किया कि वह जिंग जिंग शान का एक विश्वास पात्र है और उसके हाथ में जो जीवननाशक ब्लेड था वह ली लाई यू के इशारे पर दिया गया था। हालांकि लू फुजियांग गुस्से से जल रहे उसे इन सब की कोई परवाह नहीं थी। यह तो छोड़ ही दो कि तुम जिंग जिंगशान के राजदार हो, भले ही तुम जिंग जिंगशान के पिता भी होते, आज तुम यही मरोगे। पेई लिंग जो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसने सबको गुस्सा दिला दिया है। उसने जल्दी से 10 बेहतरीन बोन टेम्परिंग पिल्स निकाली और पैसे से मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी प्रेमिका के सरेआम अपमान का गुस्सा कुछ गोलियों से शांत नहीं हो सकता था। गुस्से से जल रहे लुफुजियांग ने अपनी चेन बाहर निकाली। उसने तुरंत पेई लिंग की गोलियों की बोतल तोड़ दी और फिर से पेई लिंग से उलझ गया। पास में ही जाओपू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक गोली उठा ली और उसे ध्यान से जांचा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। यह सच में एक टॉप क्वालिटी की बोन टेम्परिंग पिल थी। उसने शक की नजर से पेई लिंग को देखा। कोल्ड मैरो फायर जिंग जिंग शान का लाइफ लोथिंग ब्लेड, शानदार तलवारबाजी की तकनीक और साथ में वो 10 टॉप क्वालिटी बोन टेम्परिंग पिल्स जो उसने इतनी आसानी से निकाल दी। इस लड़के का बैकग्राउंड जरूर असाधारण था। एक छलावा। जिंग शान इतने सारे संसाधन नहीं जुटा सकता था। उसके पीछे का व्यक्ति शायद ली लियू ही है। यह सोचकर जाओपू ने जल्दी से लुफुजियांग को एक संदेश भेजा। लुफुजियांग चौंक गया। ली लियू संप्रदाय का भावी गुरु था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह जैसा एक बाहरी शिष्य उकसा सके। लेकिन आज जिसका अपमान हुआ था वह नहीं बल्कि उसकी जूनियर सिस्टर डोंग थी। अगर वह अभी समझौता कर लेता तो एक मर्द के स्वाभिमान का क्या होता? जिम्मेदारी कहाँ जाती? दाव हार्ट का क्या होता? इसलिए मुझे इस छोटे शैतान को मारना ही होगा। लेकिन जैसे ही लुफुजियांग अपनी चेन से पेई लिंग पर हमला कर रहा था, एक राक्षसी जानवर अचानक बाहर निकल आया और उसने पेई लिंग के लिए लुफुजियांग का हमला अपने ऊपर ले लिया। पास से देखने पर पता चला कि वह गुआन शुएरुई थी जो आ गई थी और लुफुजियांग और दूसरों का सामना कर रही थी। लुफुजियांग वैसे भी गुआन शुएरुई का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और ऊपर से पेई लिंग की अंतहीन चालें और उसके मजबूत बैकग्राउंड के कारण वह फिलहाल जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सका। पेई लिंग ने देखा कि लोग उसके बचाव में आ रहे हैं। उसने तुरंत नाटक करना शुरू कर दिया। गुआन का पैर पकड़कर वह शिकायत करने लगा, बहन तुम आखिर आ ही गई। अगर तुम नहीं आती तो सुमयान विधवा हो जाती। पेई लिंग नाक पोंछते और आंसू बहाते हुए समझा रहा था, मैं अभी अभी गलती से मुख्य हॉल में घुस गया था। लू भाई और दूसरों ने बिना कुछ कहे मुझ पर हमला कर दिया। वे मुझे मारना चाहते थे। इस तरह के व्यवहार ने डोंग काई वी और दूसरों को हैरान कर दिया। दुनिया में इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? लुओ कियांग ने अनजाने में सोचा कि लुओ फुजियांग बहन डोंग के सामने शान बघाड़ने की कोशिश कर रहा था, पेई लिंग का मजाक उड़ाकर। पेई लिंग ने भी मौके का फायदा उठाते हुए हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, बिल्कुल सही। मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के सिर्फ 7वें लेवल पर हूं। अगर तुम मुझे हरा भी देते हो तो इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है। कोई और चारा न होने पर जाओपू के पास जो हुआ उसकी सच्चाई बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह तरीका जिसमें डोंग काई वी की इज्जत का इस्तेमाल करके अपनी बेगुनाही साबित की गई, इसने तुरंत पेई लिंग को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि लुओ कियांग को शक तो था। डोंग काई वी को देखने के बाद उसने खुद ही मान लिया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुमयान का पार्टनर डोंग काई वी में दिलचस्पी नहीं रखेगा। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है, उसने एक हनी ट्रैप का किस्सा भी गढ़ लिया और उसे डोंग काई वी और दूसरों पर मढ़ दिया। लू फुजियांग अपनी बहन डोंग के बारे में दूसरों से बुरा भला कैसे सुन सकता था? उसने गुस्से में कहा, पेई लिंग यह छोटा हैवान हमारे सामने सिस्टर डोंग के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इतना ही नहीं, क्या सिस्टर डोंग की अस्तव्यस्त हालत सबसे अच्छा सबूत नहीं है? हालांकि उनके बगल में खड़ी सिस्टर गुआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सबूत? मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर उसने शियाओपू की टीम की महिला कल्टीवेटर्स की ओर इशारा किया और कहा, क्या वे भी अस्तव्यस्त नहीं हैं? क्या तुम कह रहे हो कि भाई पेई बहुत ऊर्जावान है?
और उसने तुम्हारी टीम में सभी के साथ छेड़छाड़ की है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी टीम है जो मुख्य हॉल में अश्लील हरकतें कर रही थी और तुम उसे चुप कराने के लिए भाई पेई को मारना चाहते थे। जियापू बस यह समझाने ही वाला था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी टीम अभी अभी वासना के भ्रम से बाहर निकली थी। लेकिन पेई लिंग ने उसकी बात काट दी और जियापू को बोलने का मौका नहीं दिया। जब मैं पहुंचा तो वे पहले से ही ऐसे थे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, यह सच है, मैं कसम खा सकता हूं। जहां तक गुआन शुएरुई की बात है, मामले की सच्चाई से उसे क्या लेना देना था। पेई लिंग को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए उसने जियापू की टीम के मुख्य हॉल में अश्लील हरकतों और पेई लिंग के पता चलने पर उसे मारने की कोशिश को ही सच मान लिया और बड़े ठाठ से पेई लिंग के साथ चली गई। मुख्य हॉल से भागने में कामयाब हुए कुछ लोग ठंडी हवा के बीच सड़क पर चल रहे थे। जहां तक पेई लिंग के साथियों की बात है, उन्हें गुआन शुएरुई के साथ मिलने का कारण यह था कि गुआन शुएरुई की टीम के सभी सदस्य पहाड़ के पीछे घोस्ट ट्री और प्राचीन कुएं के हाथों मारे गए थे और पेई लिंग की टीम ने अपने सबसे मजबूत लीडर झांग शुआ को खो दिया था। अब केवल दोनों टीमों को मिलाकर ही वे दूसरी टीमों से मुकाबला करने की ताकत रख सकते थे। इससे हान परिवार की हवेली से भागने की उम्मीद भी बहुत बढ़ गई थी। पेई लिंग को स्वाभाविक रूप से इस तरह के सहयोग पर कोई आपत्ति नहीं थी। यह तो छोड़ ही दो कि गुआन शुएरुई ने अभी अभी मुख्य हॉल में उसकी रक्षा की थी। यह साबित करने के लिए काफी था कि गुआन शुएरुई झांग शुआ से कहीं ज्यादा भरोसेमंद थी। तभी पेई लिंग ने अचानक देखा कि गुआन शुएरुई के शरीर से एक खूनी गोलाकार वस्तु गिरी। यह देखकर कि गुआन शुएरुई का पीछे मुड़ने का कोई इरादा नहीं था, छोटे भाई के रूप में सुसोंग केवल गिरी हुई वस्तु को उठाने में मदद कर सका। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह गोलाकार वस्तु वास्तव में एक इंसान की आंख थी। इससे पहले कि सुसोंग कोई प्रतिक्रिया दे पाता, गुआन शुएरुई ने सुसोंग को पीछे से गले लगा लिया और सुसोंग का दिल भी निकाल लिया। पेई लिंग हैरान था, उसने अभी अभी कहा था कि यह सीनियर सिस्टर भरोसेमंद है और अब उसने पलक झपकते ही उन्हें धोखा दे दिया। उसने गुआन शुएरुई को देखा, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। वह कह रही थी, मुझे अभी भी दो की कमी है, अभी भी दो आत्माओं की कमी है और जो आत्मा घोस्ट ट्री ने निगल ली थी वह वापस आ सकती है। जल्दी से अपनी आत्माएं मुझे दे दो। पेई लिंग अचानक समझ गया कि गुआन शुएरुई उसे ले जाने की इतनी जल्दी में क्यों थी। पता चला कि उसे अपनी आत्मा को बहाल करने में मदद के लिए 3 लोगों की आत्माओं की जरूरत है। यह समझकर पेई लिंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और अभी भी हैरान लुओ गुयांग को खींचकर वे भागे। हालांकि गुआन शुएरुई उन्हें आसानी से जाने नहीं देती। उसने अपना हाथ हिलाया और 2 जहरीले सांप पेई लिंग पर झपटे। पेई लिंग ने जल्दी से वार करने के लिए अपनी तलवार निकाली और तुरंत जहरीले सांपों को 4 टुकड़ों में काट दिया। जैसे ही पेई लिंग इस बात से हैरान था कि जहरीले सांप इतने कमजोर क्यों थे, गुआन शुएरुई पहले ही लुओ गुआंग के सामने पहुंच चुकी थी। यह जानकर कि वह एक जाल में फंस गया है, पेई लिंग ने जल्दी से वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक का इस्तेमाल करके लुओ गुयांग को दूर धकेल दिया और गुआन शुएरुई का घातक वार उनके पास से सनसनाता हुआ निकल गया। पेई लिंग ने एक वार से जवाबी हमला किया। गुआन शुएरुई केवल जल्दबाजी में बच सकी, जबकि गुआन शुएरुई अभी भी तलवारबाजी की क्रूरता पर विलाप कर रही थी। पेई लिंग का घूंसा पहले ही गुआन शुएरुई पर पड़ चुका था, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और धमाके से उड़ गई। इस अचानक मुक्के से 10 मीटर दूर जा गिरी। गुस्से में गुआन शुएरुई ने जल्दी से अपने स्पिरिट पेट को बुलाया और लुओ कियांग पर एक बार फिर हमला कर दिया। इस जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में पेई लिंग की वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक तुरंत सक्रिय हो गई। उसने लुओ कियांग को उठाया और हवेली के किनारे की ओर भागा। एक बार बच निकलने के बाद पेई लिंग ने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार हान परिवार की हवेली से बचकर ही कोई वास्तव में सुरक्षित हो सकता है। अब अगर वे बचना चाहते हैं तो वे केवल सिस्टम के 1 बटन कल्टीवेशन मेथड पर ही भरोसा कर सकते हैं, जिसे हवेली के अंदर कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। सौभाग्य से जियान सुमिन के प्रभाव के कारण लुओ कियांग को पेई लिंग पर 100% भरोसा था। उसने तुरंत एक स्पिरिट एब्जॉर्बिंग तकनीक निकाली। यह तकनीक व्यक्तिगत उपयोग के लिए दूसरे लोगों की आध्यात्मिक शक्ति को सोख सकती है, लेकिन इसके लिए स्पिरिट प्यूरिफिकेशन पिल की कल्टीवेशन की आवश्यकता होती है। हालांकि जो सीनियर्स स्पिरिट प्यूरिफिकेशन पिल को रिफाइन करना जानते थे वे गुजर चुके थे। बची हुई कुछ गोलियां लुओ कियांग की गुफा में थीं।
पेई लिंग बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से लुओ कियांग को निर्देश दिया कि वह कहीं भी जाए लुओ कियांग को उसके साथ ही रहना है। डिंग डोंग सिस्टम स्पिरिट प्यूरिफिकेशन पिल खोज रहा है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वन बटन ट्रस्टी का उपयोग करके स्पिरिट एब्जॉर्बिंग तकनीक को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। हालांकि पेई लिंग ने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि यह मनहूस सिस्टम वास्तव में यह संकेत दिया कि उसे स्पिरिट प्यूरिफिकेशन पिल नहीं मिल सकी। सिस्टम एक सोल डिवाउरिंग घोस्ट तकनीक वाली पिल देगा जिसमें 100 साल की कल्टीवेशन है मुफ्त में। पेई लिंग हैरान था कि घोस्ट ट्री क्या है, लेकिन जब उसने गुआन शियुवेई के बारे में सोचा जिसे आत्मा को बहाल करने के लिए आत्माओं की जरूरत है, जिसे घोस्ट ट्री ने निगल लिया था, पेई लिंग का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। क्या यह सच में इतना बड़ा संयोग हो सकता है? कुछ क्षणों बाद वे घोस्ट ट्री के पास पहुंचे। पेई लिंग को अचानक रुकते देख लुओ कियांग ने मन ही मन एक खौफ महसूस किया। क्या यह प्राचीन कुआं वह जगह हो सकती है जहां लाइफ गेट स्थित है? सुमिन की नजर वास्तव में बहुत अच्छी है। हालांकि पेई लिंग अंदर से डरा हुआ था यह देखकर कि सीनियर सिस्टर लू अब भी उस पर इतना भरोसा करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या निशब्द। पेई लिंग मन ही मन सिस्टम को कोस रहा था। अचानक मूल रूप से शांत घोस्ट ट्री जाग गया लगता था। पेड़ के तने पर अचानक अनगिनत आंखें खुल गईं। यह देखकर लुओ कियांग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। यह फाउंडेशन राउंड लेवल का एक अस्तित्व है। क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर ब्रदर पेई ने गलत जगह ढूंढ ली हो? पेई लिंग हालांकि भावहीन बना रहा। वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक तुरंत सक्रिय हो गई। बस एक पल में वह घोस्ट ट्री के आधार तक पहुंचा। उसकी हथेली अचानक आगे बढ़ी और घोस्ट ट्री के तने पर दब गई। एक बहुत ही शुद्ध और विशाल आध्यात्मिक शक्ति सोल डिवाउरिंग घोस्ट ट्री से जबरदस्ती पेई लिंग के शरीर में सोख ली गई। लुओ कियांग तुरंत चौंककर ठंडे पसीने में भीग गई। जूनियर ब्रदर पेई वास्तव में असाधारण है। अचानक पेई लिंग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप गया। प्राचीन कुएं से तलवार की आभा का एक तेज झोंका निकला। उसे तुरंत हवा में ऊंचा फेंक दिया। सिस्टम ने भी इस समय एक संकेत दिखाया। बाहरी हमले का पता चला। यह कल्टीवेशन सत्र यहीं समाप्त होता है। जैसे ही पेई लिंग, जिसने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया था, भागने ही वाला था कि प्राचीन कुएं से एक गहरी आवाज आई। आत्मा मजबूत है। उत्कृष्ट आध्यात्मिक हड्डियां। दिल भ्रमित नहीं है। तुम चोंगिंग सेक्ट के कौन से विलक्षण व्यक्ति हो? पेई लिंग चौंक गया। क्या भयानक आभा है? यह व्यक्ति हवेली में मिले किसी भी व्यक्ति से अधिक खतरनाक है। सुरक्षित रहने के लिए अपनी पहचान न बताना ही बेहतर है। पेई लिंग ने जल्दी से सम्मान के साथ कहा, मैं जिंग जिंगशान हूं, चोंगिंग सेक्ट का एक बाहरी शिष्य। प्राचीन कुएं में आवाज एक पल के लिए सोचती हुई लगी, फिर उसने कहा, जिंग जिंगशान, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल थोड़ा कम है, लेकिन तुम्हारी योग्यता और स्वभाव कामचलाऊ हैं। तुम मुझसे मिलने की योग्य हो। बोलते बोलते कई लाल रेशमी धागे अचानक प्राचीन कुएं से बाहर निकले। इससे पहले कि पेई लिंग और लुओ कियांग प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें लाल रेशमी धागों से प्राचीन कुएं में खींच लिया गया। एक पल के चक्कर के बाद पेई लिंग और लुओ कियांग ने खुद को एक विशाल आंगन में पाया। लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला पहली चीज थी जिसने उनका ध्यान खींचा, जो एक तरफ सोफे पर बैठी थी। बैंगनी चोगा पहने एक कल्टीवेटर था। भाई हानसिगे अभी भी जिंदा हैं? लुलु यांग की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह हैरानी से चिल्लाई। यहां आते समय उसने हानसिगे के बारे में कहानियां सुनी थी, जो 10 साल पहले हेवनली डाओ फाउंडेशन बनाने की विधि की तलाश में गायब हो गया था। अप्रत्याशित रूप से वह न केवल मरा नहीं था, वह वास्तव में हान परिवार में लौट आया था। पेई लिंग को जो बात समझ नहीं आई वह यह थी कि भाई हान साफ तौर पर हवेली में थे, तो उन्होंने हान कबीले को बर्बाद क्यों होने दिया और अपने साथी शिष्यों को एक दूसरे को मारने दिया? हान सिउ बस हंस पड़ा, जैसे कि यह सवाल उसने अब तक का सुना सबसे मजेदार मजाक हो। चोंगमिंग सेक्ट ने कब
यह नियम बनाया कि साथी शिष्यों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं अपने शापित भूत पथ की साधना के लिए साथी शिष्यों का सार रक्त पी लूं? उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके पीछे से कई लाल रेशम के धागे निकले। एक पल में उन्होंने लुओ फेयांग को हवा में खींच लिया। पेई लिंग मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन साधना का अंतर एक ऐसी अलंघनीय खाई थी जिसे वह कभी पार नहीं कर सकता था। हान सिगे ने धीरे धीरे कहा, शापित भूत पथ की 3 विपत्तियां हैं। मैं पहली 2 पार कर चुका हूं। तीसरी विपत्ति के लिए अपने भौतिक शरीर को बांधने की जरूरत होती है और शापित भूत के साथ पथ के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है। मैं देख रहा हूं कि तुम में असाधारण प्रतिभा है। तुम्हें बस मेरे लिए एक काम करना है। तो मैं तुम्हारी डाओ साथी को जाने दूंगा और मैं तुम्हें हेवनली डाओ फाउंडेशन बनाने की विधि भी दूंगा। यह देखकर कि पेई लिंग ने मना नहीं किया, हान सिगे ने अपनी बात जारी रखी। वह शापित भूत बिल्कुल मेरी तरह ताकत और दिखने में है। केवल शापित भूत को हराकर ही कोई हेवनली डाओ फाउंडेशन का निर्माण कर सकता है। मैं तुम्हें कमल तालाब में हान परिवार के खजाने में जाने का आदेश देता हूं। मेरी प्राण रक्षक उड़ने वाली तलवार ब्लड रिवर स्वॉर्ड लाने के लिए। हालांकि खजाने की जगह का पता चलने पर पेई लिंग को बिल्कुल भी उत्साह महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पेई लिंग जानता था कि हान सिउ का वादा बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं था। यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि चोंगमिंग सेक्ट का भाईचारा सिर्फ एक मजाक था। अगर वह सच में हान सिउ के लिए ब्लड रिवर स्वॉर्ड ले आता है तो एक बार जब हान सिउ हेवनली पाथ पूरा कर लेगा तो उसके लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। हान सिगे के व्यवहार को देखते हुए वह और लुओ गुइयांग निश्चित रूप से मारे जाने की नियति से नहीं बच पाएंगे। अचानक एक तलवार पेई लिंग की ओर बढ़ती है और पेई लिंग जल्दी से उसे रोक लेता है। हालांकि इससे पहले कि पेई लिंग संभल पाता, ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने डोंग काई वी को जल्दी से मार डाला, जो कमल तालाब में भी आ गया था। ब्लड रिवर स्वॉर्ड पूरी तरह से लाल थी और खून की घनी आभा से घिरी हुई थी। तुम्हारे शरीर पर मेरे स्वामी का निशान क्यों है? जैसे ही पेई लिंग को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने अचानक गड़गड़ाहट के साथ एक दूर की आकृति की ओर वार किया। वह आकृति धीरे धीरे सामने आई। वह व्यक्ति तांग नानजाई था और उसके शरीर पर भी हान सिगे द्वारा लगाया गया ब्लडलाइन था। पेई लिंग यह सोचकर चौंक गया कि कितनी छोटी दुनिया है। क्या भाई हान ने उसे भी ढूंढ लिया? ऐसा लगता है कि हम में से किसी एक का सामना जरूर शापित भूत से हुआ है। जैसे ही दोनों लड़ने के लिए तैयार हुए, ब्लड रिवर स्वॉर्ड की आत्मा बोली, तुम दोनों पर मेरे स्वामी का निशान क्यों है? मेरा स्वामी कहाँ है? वह कहाँ है? पेई लिंग को अचानक एक विचार आया। मैं भाई हान के आदेश पर पीछे के पहाड़ के प्राचीन कुएं से आया हूं, खजाने की जांच करने और साथ ही भाई हान के लिए कुछ लाने के लिए। तांग नानजाई को तुरंत एहसास हुआ और वह समझ गया। उसने कहा, मैं पैतृक हॉल से आया हूं। मैं भी यहां खजाने से कुछ लेने आया हूं। भाई हान के आदेश पर ब्लड रिवर स्वॉर्ड को धोखा देने के मामले में दोनों एक अस्थायी सहमति पर पहुंचे। ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने बड़बड़ाया, तुम प्राचीन कुएं से हो और तुम पैतृक हॉल से हो नहीं, यह सही नहीं है। इन दोनों में से एक जरूर शापित भूत है। पेई लिंग ने तुरंत समझाया, तुम्हारे स्वामी मुझसे पहले प्राचीन कुएं में मिले थे और फिर वह पैतृक हॉल में भाई तांग से मिले। वैसे भी तुम्हारे स्वामी ने हमें खजाने की सूची बनाने का आदेश दिया है। क्या तुम उसकी अवज्ञा करने जा रहे हो? रक्त नदी तलवार की आत्मा, जो खास बुद्धिमान नहीं थी, ने सुना कि यह मालिक का आदेश है और उसने उन्हें रोकना बंद कर दिया। वे दोनों एक अदृश्य बाधा को पार करके खजाना घर में दाखिल हुए। इससे पहले कि पेई लिंग नजारा देख पाता, सिस्टम ने सूचनाओं की झड़ी लगा दी। अज्ञात बाहरी साधना विधि का पता चला। सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है। अज्ञात बाहरी तकनीक का पता चला। अज्ञात बाहरी संरचना का पता चला। सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है। लगातार आती सूचनाओं ने पेई लिंग को लगभग बहरा कर दिया था। उसने खुद को मजबूर किया, असुविधा के बावजूद चारों ओर देखने के लिए। अचानक पेई लिंग की नजरें पास की एक शेल्फ पर रखे डिब्बे पर टिक गईं। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तांग नानशिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने पेई लिंग की कलाई पकड़ी और फुसफुसाया, जूनियर भाई पेई, मैंने आधार स्थापना गोली के लिए लगभग सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है और मुझे बस इस लाल दाढ़ी वाली बेल की जरूरत है। क्या तुम यह मुझे दे सकते हो? पेई लिंग के मन में एक ठंडी हंसी आई। वह भला कोई ऐसी चीज कैसे दे सकता था जो पहले से ही उसके हाथ में थी? सीनियर भाई तांग,
हम सब खजाना घर में एक साथ आए हैं, इसलिए हमें खजाने बराबर बांटने चाहिए। आपका ऐसी अच्छी चीज पर अकेले कब्जा करना ठीक नहीं है। हालांकि लाल दाढ़ी वाली बेल सिर्फ एक ही है, लेकिन इससे एक से ज्यादा गोली बनाई जा सकती है। तांग नानशिया हैरान दिखा, तुम गोलियां बनाना जानते हो? पी लिंग थोड़ा मुस्कुराया, सीनियर भाई तांग से क्या छिपाना। मैं सिर्फ आधार स्थापना क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना के साथ झांगशुआ की टीम में शामिल हो सका। इसका कारण बाहरी संप्रदाय में मेरी अनोखी गोली बनाने की कला ही है। अगर आप मुझे आधार गोली की बाकी सामग्री दे दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि जब गोली बन जाएगी तो उसमें आपका भी हिस्सा होगा। आप मुझे सामग्री दें और खजाना घर से निकलने के बाद मैं आपके लिए इसे बना दूंगा। साधकों की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन असाधारण कौशल वाला एक पिल रिफाइनर 10,000 में एक होता है। तांग नानजाई ने मौके पर ही अपनी इकट्ठा की हुई सारी फाउंडेशन पिल की सामग्री देने का फैसला किया और फाउंडेशन पिल की रेसिपी पे लिंग को दे दी। एकमात्र अनुरोध यह था कि वह साबित करे कि उसके पास सच में फाउंडेशन पिल को रिफाइन करने की क्षमता है, जहां तक दी गई सामग्री और पिल रेसिपी की बात है। तांग नानजाई को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि पेई लिंग उन्हें अपने लिए रख लेगा। आखिर इस हवेली के अंदर पेई लिंग चाहे कुछ भी कर ले, उसकी मुट्ठी से नहीं बच सकता था। हालांकि पेई लिंग के लिए जब तक पिल की रेसिपी और सामग्री थी, मिरर फाउंडेशन पिल एक ऐसी चीज थी जिसे वह आसानी से हासिल कर सकता था। उसने तुरंत सिस्टम खोला और फाउंडेशन पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया। कुशल कौशल, सहज कदम जैसे प्राकृतिक रिफाइनिंग प्रक्रिया और अंत में उच्च गुणवत्ता वाली पिल्स ने तुरंत तांग नानजाई को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा पिल रिफाइनर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य संपर्क में आ सके। मुझे इस मिशन के दौरान एक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उत्साहित तांग नानजाई ने पी लिंग को गले लगाया और उस पर जोशीले चुंबनों की बौछार कर दी, और यहां तक कि खजाने के घर में बचे हुए सारे खजाने भी पी लिंग को दे दिए। जल्द ही दोनों ने हवेली का खजाना घर खाली कर दिया। यह देखकर ब्लड रिवर स्वॉर्ड थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि मेरा असली मालिक कौन है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक योजना बनाई। प्राचीन कुएं वाले ब्रदर हान ही असली हैं। पूर्वजों के हॉल वाले ब्रदर हान असली ब्रदर हान हैं। दोनों को बहस करते देखकर जो खास बुद्धिमान नहीं था, वह ब्लड रिवर स्वॉर्ड तुरंत गुस्सा हो गया। मुझे साफ साफ समझाओ कि तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है। अगर तुम समझा नहीं पाए तो तुम दोनों मर जाओगे। पी लिंग ने जल्दी से समझाया, ब्रदर तांग और मैंने दोनों ने सिर्फ एक ही ब्रदर हान को देखा है। हमें पक्का यकीन है कि जिसे हमने देखा वही असली है। आखिर आप खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते? हम ब्रदर हान को बहुत अच्छे से नहीं जानते। ब्लड रिवर स्वॉर्ड की आभा बढ़ गई। तुम सब इंसान एक जैसे दिखते हो। क्या मुझे पहचानने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है? मैं पहले अपने मालिक को ब्लड रिवर स्वॉर्ड इंटेंट से पहचानता था, लेकिन उस मनहूस शापित भूत मालिक से लगभग हूबहू मिलता है। यहां तक कि ब्लड रिवर स्वॉर्ड इंटेंट भी अलग नहीं है। यह सुनकर तांग नानजाई ने जल्दी से कहा, भाई पी कैसा रहेगा और मैं दोनों जाकर उस भाई हान से मिलें जिससे दूसरा मिला है। दोनों तथाकथित भाई हान की तुलना करके हम असली भाई हान को पहचान पाएंगे। पी लिंग को अचानक एक विचार आया और उसने आगे कहा, लेकिन हमारी ताकत कम है। अगर जिससे हम मिले वो शापित भूत हुआ और हमें चुप कराने के लिए मार दिया गया तो क्या होगा? क्या आप हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ शक्ति दे सकते हैं भाई स्वॉर्ड, ताकि अगर हम शापित भूत से मिलें तो हम वापस लौटकर खबर देने में असमर्थ न हों? ब्लड रिवर स्वॉर्ड एक पल के लिए झिझका और तलवार के शरीर में हल्की सी हलचल के साथ दो रोशनियां निकली। तो मैं तुम दोनों में से हर एक को एक स्वॉर्ड ऑरा दूंगा। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो स्वॉर्ड ऑरा स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करेगा। मुझे 3 दिनों के अंदर जवाब दो वरना तुम मर जाओगे। पी लिंग खुश था। यह मुफ्त का स्वॉर्ड ऑरा वाकई एक अच्छी चीज है। ब्लड रिवर स्वॉर्ड को भेजने के बाद दोनों ने संक्षेप में मिली जानकारी का आदान प्रदान किया। फिर पेई लिंग अकेले पूर्वजों के हॉल की जांच करने गया। उसे तांग नानजाई से ही पता चला कि कैप्टन झांगशुआ पहले ही मर चुका था। स्वाभाविक रूप से पी लिंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और अपनी उपस्थिति की घोषणा की। जैसे ही उसने पूर्वजों के हॉल में प्रवेश किया, सम्मानपूर्वक कहा, मैं जिन जिन झांग हूं। ब्लड रिवर स्वॉर्ड के आदेश पर मैं यहां असली ब्रदर हान सिगे को खोजने आया हूं।
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता एक खूनी हाथ अचानक बाहर निकला और पी लिंग को मंदिर के अंदर खींच लिया। उसी समय एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। एक बाहरी अजीब हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग मेथड का पता चल रहा है। सिस्टम इसे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा है। मंदिर में खींचे जाने के बाद पी लिंग ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि ज्यादा दूर नहीं एक गद्दी पर एक भिक्षु बैठा हुआ है। जहां तक तांग नांजाई की टीम के लोगों और झांग शुआ का सवाल है, जिसे पहले पर्दे के पीछे खींचा गया था, उनका कोई नामो निशान नहीं था। भिक्षु ने पी लिंग को देखा और हंसा। मुझे लगता है जूनियर ब्रदर जिंग, तुमने मेरे दूसरे रूप को देख लिया है ना? मैं ही असली हानसिगे हूं। जल्दी से ब्लड रिवर स्वॉर्ड मेरे पास ले आओ और मैं तुम्हें हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग मेथड प्रदान करूंगा। पी लिंग के मन में दोनों हानसिगे ने इनाम के तौर पर हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग की पेशकश की। लेकिन नदी पार करने के बाद पुल तोड़ना अंडरवर्ल्ड सेक्ट की परंपरा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय खींचना और सिस्टम को रिकॉर्ड करने देना ही सबसे सुरक्षित है। हानसिगे के दूसरे स्किल्स की बात करें तो जाहिर है जितने ज्यादा फ्रीबीज मिले उतना अच्छा। फिर उसने धीरे से कहा, क्या भाई हान खुद को साबित कर सकते हैं? मैंने सुना है कि भाई हान की ब्लड रिवर स्वॉर्ड्समैनशिप बाहरी शिष्यों में बेजोड़ है। असली भाई हान को इस तलवार तकनीक की गहरी समझ जरूर होगी। इस तलवार तकनीक के बारे में हानसिगे ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी अलग अलग समझ के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और तलवारबाजी की समझ के बारे में पी लिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन हानसिगे से बहुत कम थी और वह ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका असली मकसद तो बस सिस्टम को हेवनली दाओ फाउंडेशन बिल्डिंग मेथड रिकॉर्ड करने के लिए समय देना था। इस बीच पी लिंग ने मन में सोचा, यह शांत स्वभाव वाला हानसिगे निश्चित रूप से पुराने कुएं वाले हानसिगे की तुलना में अंडरवर्ल्ड सेक्ट के स्टाइल का कम लग रहा था। इसके अलावा खुद को साबित करने की उसकी उत्सुकता, अपनी सालों की तलवारबाजी की समझ को यूं ही बता देना, यह दर्शाता है कि वह शापित भूत हो सकता है। जैसे ही सिस्टम का प्रॉम्प्ट बजा, हेवनली दाओ फाउंडेशन बिल्डिंग मेथड और तलवारबाजी का असली मतलब पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुका था। पी लिंग के मन में हेवनली दाओ फाउंडेशन बिल्डिंग मेथड का नाम रखने के बाद और तलवारबाजी के असली मतलब को अब और देर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत कहा, तो तुम ही असली भाई हान सेइगु हो। जैसे ही वह भागने वाला था, उसे हान सेइगु के जूनियर भाई झेंग ने रोक लिया। क्या तुम सच में मानते हो कि मैं ही असली हान सेइगु हूं? जब तुम मुझे देखते हो। पी लिंग समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से समझाया, बेशक। अचानक पी लिंग को अपने दिमाग में एक झटका महसूस हुआ। हान सेइगु ने फिर कहा, जाओ ब्लड रिवर्सु को बताओ कि मैं ही असली हान सेइगु हूं। पी लिंग, जो पहले से ही उसकी बातों से उलझन में था, खाली चेहरे के साथ पूर्वजों के हॉल से बाहर निकल गया। जब तक वह एक सुनसान गली में नहीं पहुंच गया, पी लिंग अचानक उसने अपनी आंखें खोली और भाग खड़ा हुआ। इस पल पी लिंग आखिरकार समझ गया कि प्राचीन कुएं पर मौजूद हान सेइगु ने उसे क्यों पसंद किया था। पता चला कि उसकी आत्मा स्थिर थी और उसे शापित भूत द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। हालांकि पी लिंग के ज्यादा दूर भागने से पहले उसने देखा कि कुछ दूर पैदल चलने वाले भावहीन चेहरों के साथ उसका पीछा कर रहे थे। पी लिंग थोड़ा चौंक गया। उनका नेता झांग शुआ था और उसके पीछे लापता साथी शिष्य थे। वे भाई हान के गद्दार की मौत के बारे में बड़बड़ा रहे थे। यह देखकर कि हालात ठीक नहीं है, पी लिंग ने वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक का इस्तेमाल करके भागना शुरू कर दिया। इस बीच जब प्राचीन कुएं वाले हान सेइगु को पता चला कि पी लिंग पूर्वजों के हॉल में गया है, उसे उम्मीद थी कि शापित भूत पी लिंग पर हमला करेगा। उसने तुरंत तांग नांजाई से कहा, तुम जाओ और जल्दी से जिंग जिंगशान की मदद करो और फिर ब्लड रिवर स्वॉर्ड को मुझसे मिलने के लिए मनाओ। मैं तुम्हें एक तलवार गुलाम के रूप में ले सकता हूं। तलवार गुलाम शब्द सुनते ही तांग नांजाई तुरंत नाखुश हो गया। एक बार जब वह तलवार गुलाम बन जाता तो उसके शरीर और आत्मा को नियंत्रित किया जाता और इस जीवन में कोई मुक्ति नहीं होती। हान सेइगु हंसा, क्या तुम तैयार हो? उस लड़के की नींव मजबूत है। उसका शरीर उच्च गुणवत्ता वाली जेड बोन का है और वह शीर्ष स्तर की इनरसेक्ट वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक में भी माहिर है।
तुम्हारे बिना भी वह बच सकता है। मैं बस तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे रहा हूं। ठीक जब तांग नांजाई खुद को समर्पित करने वाला था, अपनी किस्मत के हवाले, अचानक हान सेइगू, जो मूल रूप से अलग थलग था, आश्चर्य से चिल्लाया, जिंग जिंगशान मर गया है। जिंग जिंगशान की मौत की खबर बाहर आ गई और तांग नांजाई, जो मूल रूप से मौत के खेल में फंसा हुआ था, अचानक उसका मूल्य फिर से बढ़ गया। पेई लिंग के कौशल को देखने के बाद नांजाई को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ कि पेई लिंग इतनी आसानी से मर जाएगा। उसने बचने के लिए किसी तरह की नकली मौत की तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि हान सेइगू ऐसा नहीं सोचता था। एक मामूली नकली मौत की तकनीक केवल शापित भूत के उन कठपुतली अवतारों को धोखा दे सकती थी। यह भला जीवन के एक सोल थ्रेड को कैसे धोखा दे सकती है? तुम्हें पता होना चाहिए कि सोल थ्रेड ऑफ लाइफ कंट्रोल आत्मा के जीवन से जुड़ा होता है। अब जब सोल थ्रेड टूट गया है, इसका मतलब है कि वह सच में मर गया है। हान सेइगू ने यह महसूस करते हुए कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, निर्णायक रूप से तांग नांजाई को ब्लड रिवर लाने का आदेश दिया। किसी भी तरह से तलवार उसके पास लाने का। हालांकि अभिमानी और घमंडी तांग नांजाई एक तलवार गुलाम बनकर शायद ही संतुष्ट हो सकता था। उसने तुरंत हान सेइगू के आदेश को अस्वीकार कर दिया। हान सेइगू की नजरें तेज थीं। एक मामूली इंसान की मोलभाव करने की हिम्मत कैसे हुई? हालांकि मैं ब्लड थ्रेड से नियंत्रित हूं, फिर भी मेरे लिए तुम्हारी जान लेना आसान है। दृश्य बदलता है। कठपुतली ने पेई लिंग की मौत देखी और उसकी कमजोरी के बारे में शिकायत करते हुए चली गई। कुछ क्षणों बाद आत्मा के जीवन का एक धागा धीरे धीरे पेई लिंग के मुंह में चला गया। शक्तिशाली जीवन शक्ति अचानक पेई लिंग के दिल से फूट पड़ी। तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। पेई लिंग पूरी तरह से सुरक्षित उठ बैठा। आखिरकार वे चले गए। यह ड्राइंग हार्ट तकनीक इस्तेमाल करने पर सच में जानलेवा है। लेकिन जिस बात ने पेई लिंग को हैरान किया वह यह थी कि उस पर लगा सोल थ्रेड ऑफ लाइफ कंट्रोल चला गया था। यह एक सुखद आश्चर्य भी था। अचानक एक हाथ चुपके से पेई लिंग के कंधे पर आकर टिका। पेई लिंग ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे वाले व्यक्ति ने उसे गले लगा लिया। बहुत बढ़िया जूनियर भाई पेई, तुम सच में मरे नहीं। तुम हानशेंग के सोल थ्रेड ऑफ लाइफ कंट्रोल से कैसे बचे? पेई लिंग मुस्कुराया, मैंने ड्राइंग हार्ट टेक्निक खरीदी थी। अगर भाई तांग को इसकी जरूरत है तो मैं इसे आपको कम कीमत पर बेच सकता हूं। तांग नांजाई ने भौहें सिकोड़ी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। यह तकनीक केवल जीवन शक्ति को समेट सकती है और इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। यह हान सिगे के सोल थ्रेड ऑफ लाइफ को कैसे धोखा दे सकती है? कंट्रोल कोडोट, लेकिन अब इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। इस समय पेई लिंग ने पुष्टि कर ली है कि पूर्वजों के हॉल में मौजूद हान सिगे ही शापित भूत है। इसके अलावा भाई झांगशुआ और भाई तांग के टीम के साथ ही पहले से गायब शिष्य अब सभी शापित भूत की कठपुतलियां बन गए हैं। मुझे बस यह नहीं पता कि पुराने कुएं के नीचे बहन लू की क्या हालत है। तांग नांजाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब मैं नीचे गया था तो लुलव जियांग अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन हान सिगे की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, अंत में वह निश्चित रूप से हमें धोखा देगा और हम सहयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम पर लगा सोल थ्रेड ऑफ लाइफ कंट्रोल टूट गया है। हान सिगे तुम्हारी हरकतों को नियंत्रित नहीं कर सकता। बस छिपने के लिए कोई जगह ढूंढो और सेक्ट से बचाव का इंतजार करो। जहां तक लोगों को बचाने की बात है, अब इसके बारे में मत सोचो। यह सुनने के बाद पेई लिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय उसने तांग नांजाई से पूछा कि उसकी क्या योजना है। तांग नांजाई दृढ़ निश्चयी लग रहा था और उसने धीरे धीरे कहा, मेरे छोटे शिष्य अभी भी शापित भूत के हाथों में हैं। अगर वे मर गए होते तो एक बात होती, लेकिन जब तक वे जिंदा हैं, मैं सबसे बड़ा होने के नाते उन्हें छोड़ नहीं सकता। भाई पेई, क्या तुमने मुझे एक उच्च गुणवत्ता वाली फाउंडेशन पिल नहीं दी थी? वह काम आएगी। इतना कहकर वह दूर की ओर उड़ गया। तांग नांजाई की दूर जाती हुई परछाई को देखकर पेई लिंग के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं।
यह साफ था कि तांग नानजाई शापित भूत से लड़ने की तैयारी कर रहा था। भूत से अंडरवर्ल्ड सेक्ट जैसे संप्रदाय में ऐसा बहादुर और वफादार लीडर मिलना दुर्लभ था। लेकिन अब बहन लू अभी भी हान सिगे के हाथों में थी। अगर मैं भाग भी जाता तो मुझे सिस्टर लियू को अपने साथ ले जाना पड़ता, क्योंकि हान सिगु को ब्लड रिवर स्वॉर्ड की बहुत परवाह है। शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बेवकूफ उड़ने वाली तलवार सिर्फ तलवार की मंशा को पहचानती है, लोगों को नहीं। असली मालिक हान सिगु पिछला पहाड़ नहीं छोड़ सकता। अगर प्राचीन कुएं का शापित भूत हान सिगु का रूप ले सकता है तो मैं पेई लिंग क्यों नहीं कर सकता। मेरे पास अभी भी उस बेवकूफ उड़ने वाली तलवार का दिया हुआ स्वॉर्ड ची है। पेई लिंग जिसने यह सब समझ लिया था, अचानक खुशी से खिल उठा। अरे छोटी तलवार, क्या तुम कमल के तालाब के पास अपने नए मालिक से मिलने के लिए तैयार हो? ब्लड रिवर स्वॉर्ड एक साधक का सार रक्त निगल रही थी। ब्लड रिवर स्वॉर्ड की मंशा पेई लिंग के चारों ओर उमड़ पड़ी। हान सिगु के लहजे की नकल करते हुए उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, ब्लड रिवर स्वॉर्ड, तुम तुरंत मेरी मदद करने क्यों नहीं आ रही हो? ब्लड रिवर स्वॉर्ड थोड़ा कांपी और तुरंत पेई लिंग के सामने प्रकट हो गई। इतनी शुद्ध ब्लड रिवर स्वॉर्ड की मंशा, तुम सच में मेरे मालिक हो। लेकिन मालिक का साधना स्तर इतना कम कैसे हो गया? यह पुष्टि करने के बाद कि ब्लड रिवर स्वॉर्ड केवल तलवार की मंशा को पहचानती है, लोगों को नहीं। पेई लिंग को तुरंत आत्मविश्वास आ गया। मैं अपने स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन निर्माण में असफल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप मेरे कल्टीवेशन लेवल में गिरावट आई और गंभीर चोटें लगी। मुझे अभी इलाज के लिए तुरंत विला से बाहर निकलना है। तुम्हें मेरे लिए यिन वाटर इल्यूजन लोटस फॉर्मेशन खोलना होगा। ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने पेई लिंग को बताया कि यिन वाटर इल्यूजन लोटस फॉर्मेशन खोलने के लिए केवल परिवार के मालिक के आदेश की आवश्यकता थी, वरना इसे केवल एक अस्थायी निकास बनाने के लिए फॉर्मेशन ब्रेकिंग ताज से ही खोला जा सकता था। ब्लड रिवर स्वॉर्ड को शक होने से बचाने के लिए पेई लिंग ने जल्दी से दावा किया कि उसने परिवार के मालिक का आदेश खो दिया है और उसे याद नहीं है कि फॉर्मेशन ब्रेकिंग ताज कहाँ था। एक पल के लिए हैरान होने के बाद ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने पेई लिंग को बताया कि फॉर्मेशन ब्रेकिंग ताज कहाँ रखा हुआ था। यह जानते हुए कि ज्यादा बात करने से गलतियां हो सकती हैं, पेई लिंग ने खजाने की रक्षा करने का आदेश दिया और फिर वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक का उपयोग करके एक पल में गायब हो गया। हालांकि इससे पहले कि पेई लिंग दूर जा पाता, ब्लड रिवर स्वॉर्ड की आकृति धीरे धीरे उसके बगल में प्रकट हुई। मालिक, आप इलाज के लिए कहाँ जा रहे हैं? उसकी गति उससे बिल्कुल भी कम नहीं थी। पेई लिंग चौंक गया। हो ही नहीं सकता भाई, तुम वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक का भी पीछा कर सकते हो। हालांकि विरोधी उसे अभी मालिक कह रहा था, लेकिन जैसे ही वह अनजाने में कोई भी कमी जाहिर करता, उसे ब्लड रिवर स्वॉर्ड के प्रकोप का सामना करना पड़ता। एक मौका लेते हुए पेई लिंग ने सख्ती से कहा, दुष्ट कहीं के, क्या मैंने तुमसे हान परिवार के खजाने की रखवाली जारी रखने के लिए नहीं कहा था? मैं अपनी चोटों के ठीक होने के बाद खुद ही एक डॉक्टर ढूंढ लूंगा। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अप्रत्याशित रूप से ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने शर्मिंदगी से पेई लिंग को बताया कि हान परिवार का खजाना पहले ही उन 2 कल्टीवेटर्स द्वारा खाली कर दिया गया है, जिन्हें आपने भेजा था। अब वहां रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस पल पेई लिंग ने सच में चाहा कि वह खुद को थप्पड़ मार ले। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने पहले खजाना खाली करने की जहमत ही क्यों उठाई होती। लाचारी के भाव के साथ पेई लिंग के पास कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि वह अस्थायी रूप से ब्लड रिवर स्वॉर्ड को अपने साथ रखे। जल्द ही पेई लिंग को ट्रेनिंग के मैदान में फॉर्मेशन ब्रेकिंग ताज मिल गया। जैसे ही पेई लिंग ब्लड रिवर स्वॉर्ड को छोड़कर अकेले भागने की योजना बनाई, ब्लड रिवर स्वॉर्ड अचानक चमक उठा। उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। मालिक, मुझे अब याद आया, आपको किसी डॉक्टर को खोजने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ठीक करने के लिए अपनी स्रोत शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। यह कहते हुए ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने तुरंत खून जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा बादल पेश किया। पेई लिंग बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत खून के कोहरे को पकड़ लिया और विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गई। हालांकि यह स्रोत शक्ति बहुत घनी थी, अपने वर्तमान कल्टीवेशन लेवल के साथ उसके फटने की संभावना थी। इससे पहले कि ब्लड रिवर स्वॉर्ड को कुछ भी संदिग्ध पता चलता, जल्दी से विचार करने के बाद उसने सिस्टम का 1 क्लिक कल्टीवेशन सक्रिय कर दिया। सिस्टम ने उसके शरीर में बड़ी मात्रा में बाहरी असली सार का पता लगाया और उसे उसके लिए परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस बीच हान सिगु, जो मूल रूप से अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था,
अचानक उसके भाव बदल गए। ब्लड रिवर सोर्ड कमल के तालाब से आधे घंटे से दूर था और उसे पुराने कुएं पर खोजने नहीं आया था, जिसका मतलब था कि उसने कर्स्ट घोस्ट को चुन लिया था। अगर वह कर्स्ट घोस्ट के ब्लड रिवर सोर्ड को रिफाइन करने तक इंतजार करता तो उसके बचने का कोई मौका नहीं होता। मौत का इंतजार करने के बजाय सब कुछ दांव पर लगाना बेहतर था, जबकि कर्स्ट घोस्ट ने अभी तक ब्लड रिवर सोर्ड को पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया था। अगर वह सफल हो जाता तो वह अपनी जीवन से बंधी उड़ने वाली तलवार वापस पा सकता था। भले ही वह फाउंडेशन रेल्म तक नहीं पहुंच पाता, कम से कम उसकी जान तो बच जाती। जैसे ही हान सिगु ने अपना स्पेल सक्रिय किया, उसके चारों ओर लिपटा जीवन नियंत्रण का एकमात्र धागा लुल गुयांग को स्थानांतरित हो गया। इससे लुल गुयांग को अस्थायी रूप से शापित भूत की धारणा को धोखा देने में मदद मिलेगी, भले ही यह केवल एक पल के लिए ही टिक सकता था। यह शापित भूत को चौंका सकता था। पैतृक हॉल में शापित भूत भी उतना ही बेचैन था। तांग नानजाई को गए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन तांग नानजाई न केवल उसके लिए ब्लड रिवर सोर्ड नहीं लाया था, बल्कि वह हवेली के अंदर फाउंडेशन रेल्म को तोड़ने का भी प्रयास कर रहा था। इसका मतलब यह होना चाहिए कि ब्लड रिवर सोर्ड पुराने कुएं में चली गई थी। जैसे ही शापित भूत एक रणनीति पर विचार कर रहा था, पीछे से पूरी तरह से एक तलवार का इरादा आया। बिना तैयारी के शापित भूत पर तुरंत वार हुआ और वह खून की उल्टी करने लगा। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, उन्हें एहसास हुआ कि दोनों में से किसी के पास भी ब्लड रिवर सोर्ड नहीं थी। शापित भूत तुरंत समझ गया, तो तुमने गलती से सोचा कि ब्लड रिवर सोर्ड मेरे पास है और इसलिए हमला कर दिया। लगता है कि यह लड़ाई मैं जीत गया हूं, शापित भूत ने दावा किया। हालांकि हान सिगे अविश्वसनीय रूप से शांत रहा। उसकी तलवार उसके हाथ में नाच रही थी और तेज तलवार के इरादे सभी शापित भूत पर केंद्रित थे। तलवार के इरादे से हुए घाव एक दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक हो रहे थे। जब तक यिन वाटर इल्यूजन लोटस फॉर्मेशन नहीं टूटता, तब तक पृथ्वी की नस उसे लगातार ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। इसके विपरीत सोल थ्रेड के समर्थन के बिना हान सिगे शायद लंबे समय तक अपना जीवन बनाए नहीं रख पाएगा। हालांकि एक बहरा कर देने वाला शोर गूंज उठा, जिससे पूरी हवेली हिल गई। शापित भूत चौंक गया। तुमने वास्तव में लेडी ऑफ ब्लड और सोल ईटिंग घोस्टवुड को फॉर्मेशन को नष्ट करने के लिए भेजा? हान सिगे ने कोई जवाब नहीं दिया। जिस क्षण से उसने जीवन नियंत्रण के सोल थ्रेड को काट दिया था, वहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेनिंग फील्ड के अंदर पेलिंग की आभा और मजबूत होती जा रही थी। जब अभी भी आधे से ज्यादा एलियन ट्रू एसेंस बचा हुआ था, तब उसका कल्टीवेशन लेवल पहले ही फाउंडेशन की 8वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में अचानक एक जोरदार शोर आया। पेलिंग ने अपना सिर ब्लड रिवर सोर्ड को देखने के लिए घुमाया। ब्लड रिवर सोर्ड तुरंत समझ गई और उत्साह से विश्लेषण किया। फॉर्मेशन की नींव पर हमला हो रहा है। यह निश्चित रूप से शापित भूत होगा जो यिन वाटर इल्यूजन लोटस फॉर्मेशन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बात है कि शापित भूत फॉर्मेशन को क्यों नष्ट करना चाहता है, तो मेरे द्वारा पहले महसूस की गई जानकारी के आधार पर शापित भूत फॉर्मेशन का उपयोग करके अपनी चोटों से उबर सकता है। तो एक शापित भूत को दूसरे को हराना होगा, इसीलिए फॉर्मेशन को नष्ट किया जा रहा है। मास्टर, क्या आपने देखा मैं कितना चतुर हूं? पेलिंग खुश हो गया और जल्दी से ब्लड रिवर सोर्ड की प्रशंसा की। इस घटनाक्रम का मतलब था कि हान सिगे पैतृक हॉल में शापित भूत से लड़ रहा था। क्या इससे उसे यह मौका नहीं मिला कि वह पीछे की पहाड़ी पर प्राचीन कुएं में अपनी सीनियर सिस्टर लियू को बचा सके? पेलिंग ने आखिरकार अपनी लंबे समय से खोई हुई सीनियर सिस्टर लियू को देखा। हालांकि इस समय उसका चेहरा भावहीन था और उसके काले बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। यह कल्पना करना मुश्किल था कि उसने किस तरह की अमानवीय यातना सही होगी। हालांकि ब्लड रिवर सोर्ड ने जल्द ही पेलिंग को बदला लेने के एक मौके के बारे में बताया। पैतृक हॉल में 2 शापित भूत पहले ही एक विजेता तय कर चुके थे, एक मृत और एक गंभीर रूप से घायल। पेलिंग को तुरंत एहसास हुआ कि एक उड़ने वाली तलवार का जीवन उसके मालिक से जुड़ा होता है। चूंकि ब्लड रिवर सोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो जो जीवित बचा है वह हान सिगे ही होगा।
मेरी सीनियर सिस्टर को ठीक करने का तरीका उसी के पास होना चाहिए। मुझे उसकी जान तब लेनी होगी जब वह कमजोर हो। अगर मैंने उसे ठीक होने का मौका दिया तो शायद मेरे जैसे 10 भी उसे हराने के लिए काफी नहीं होंगे। हान परिवार के पैतृक हॉल के अंदर हान सिगे की जीत के साथ शापित भूत अंततः एक खून जैसे लाल जेड में बदल गया, स्लिप और जमीन पर गिर गया। हान सिगे, जो अब अविश्वसनीय रूप से बूढ़ा हो गया था, ने एक जटिल नजर से जेड स्लिप को देखा। अचानक, पहले से ही गंभीर रूप से घायल हान सिगे एक घूंसे से दूर जा गिरा। तांग नानजाई उदास चेहरे के साथ दूर से उभरा। तांग नानजाई ने तुरंत पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने ठंडेपन से पूछा, मेरे जूनियर भाई कहाँ है? हान सिगु का चेहरा गंभीर था। सब मर गए, लेकिन तुम इस मौके पर भाग सकते थे। फिर भी तुम यहां मरने की हिम्मत कर रहे हो? तांग नानजाई रुका। भले ही उसने इस परिणाम का अनुमान लगाया था, फिर भी असीम दुख की एक लहर ने उसे अभिभूत कर दिया। उसने अपने सामने हान सिगु को देखा, कोई झिझक नहीं दिखाई और तेजी से एक घूंसा मारा। हान सिगु ने भावहीन होकर तांग नानजाई को एक ही बार में मार डाला। हान सिगु, जिसने तांग नानजाई से छुटकारा पा लिया था, वह पहले से ही ढहने की कगार पर था, एक धागे से लटका हुआ था। सौभाग्य से लेडी ऑफ ब्लड ठीक समय पर पहुंची। इस समय हान सिगु को अपनी स्थिति का पता नहीं था। उसकी समझ में अब हवेली में कोई नहीं था जो उसे धमकी दे सके। इसके अलावा हान परिवार के खजाने में संसाधन उसके लिए आत्मनिर्भर स्थिति में ठीक होने के लिए पर्याप्त थे। उसे केवल एक ही चीज की चिंता थी, ब्लड रिवर स्वॉर्ड का ठिकाना। उसे क्या पता था कि हान परिवार का खजाना पेई लिंग पहले ही खाली कर चुका था, और जिस ब्लड रिवर स्वॉर्ड की उसे चिंता थी, उसे पेई लिंग ने धोखा दे दिया था। अचानक एक तेज तलवार निकली जो सीधे हान सिगु पर निशाना साध रही थी। इस नाजुक क्षण में लेडी ऑफ ब्लड ने उसके लिए घातक हमले को अपने शरीर से रोक दिया, और जो तलवार लेडी ऑफ ब्लड में घुसी वह वही ब्लड रिवर स्वॉर्ड थी जिसकी हान सिगु को चाहत थी। हान सिगु तुरंत दंग रह गया। ब्लड रिवर स्वॉर्ड, तुम क्या कर रही हो? ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने मौके पर ही जवाब दिया, तुम होते कौन हो? केवल मेरे मालिक ही मुझे इस तरह बुलाने के हकदार हैं। हान सिगु तुरंत गुस्से से भर गया, कमीने, क्या तुम अपने ही मालिक को नहीं पहचान सकते? मून रिवर टाउन में वापस मैंने तुम्हारे लिए रक्त बलिदान के रूप में सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को पकड़ा था, क्या तुम भूल गई हो? हान सिगु की फटकार सुनकर ब्लड रिवर स्वॉर्ड को तुरंत अपने फैसले पर शक होने लगा। वह सचमुच एक दावत थी। क्या तुम मेरे मालिक हो सकते हो? पेई लिंग, जो अभी अभी जल्दबाजी में आया था, तुरंत अवाक रह गया। धत तेरे की, मैं बस थोड़ा लेट हो गया, और यह बेवकूफ उड़ने वाली तलवार धोखे में आने ही वाली थी। सौभाग्य से यह बेवकूफ उड़ने वाली तलवार सच में मूर्ख थी, जिसने पेई लिंग को पैंतरेबाजी करने का मौका दिया। बकवास बंद करो ब्लड रिवर स्वॉर्ड, तुम्हारा असली मालिक वापस आ गया है, पेई लिंग ने जोर देकर कहा कि हान सिगु भेष में नीच जिंग जिंग शान था, और वह असली हान सिगु था। पहले से ही भ्रमित ब्लड रिवर स्वॉर्ड एक बार फिर हक्की बक्की रह गई। पेई लिंग जानता था कि यह मौका कीमती है, और उसे बचने का मौका पाने के लिए ब्लड रिवर स्वॉर्ड के होश में आने से पहले हान सिगु से छुटकारा पाना होगा। इसलिए उसने सीधे मुश्किल से जिंदा बचे हान सिगु से लड़ने लगा। ब्लड रिवर स्वॉर्ड, जिसे अभी अभी थोड़ा सा सुराग मिला था, तुरंत फिर से उलझन में पड़ गई। तुम दोनों इतने करीब हो, मैं बता नहीं सकती कि कौन कौन है। आखिर मेरा मालिक कौन है? हान सिगु की ब्लड रिवर स्वॉर्ड इंटेंट उमड़ पड़ी और उसकी कीमती तलवार बेतहाशा घूमने लगी, और तलवार की ऊर्जा एक तूफान की तरह आसमान में भर गई जो पेलिंग की ओर बढ़ रही थी। हालांकि पेलिंग वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक का अपनी पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर रहा था। उसका भूतिया जैसा शरीर तलवार की परछाइयों की परतों से गुजर रहा था, सीधे हान सिगु की ओर बढ़ रहा था। हान सिगु ने अपनी तलवार से रोका, लेकिन एक ही बार में उसके हाथ की कीमती तलवार कट गई। हान सिगे ने टूटी हुई तलवार पकड़ी और जोर से चिल्लाया, स्लैश! ब्लड रिवर स्वॉर्ड इंटेंट तुरंत आगे बढ़ी, जिसने उसके हाथ की टूटी तलवार को एक 10 मीटर लंबी विशाल कीमती तलवार में बदल दिया। एक अजय गति के साथ पेलिंग की ओर वार किया। पेलिंग लड़ते हुए पीछे हटा, लेकिन फिर भी तलवार की ऊर्जा से घायल हो गया। उन दोनों में से कोई भी जिन्होंने अपने बीच दूरी बना ली थी, जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पेलिंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि हान सिगे
जो गंभीर रूप से घायल था और जिसने हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग पूरी नहीं की थी। अगर प्रतिद्वंद्वी कुछ और तुरुप के पत्ते मारता तो उसमें इतनी ताकत नहीं बचती। वह निश्चित रूप से विरोध नहीं कर पाता। हान सिगु भी पेई लिंग के विभिन्न कौशलों से उतना ही हैरान था। अगर यह उसका सबसे अच्छा समय होता तो ठीक था, लेकिन अब उसकी जान एक धागे से लटकी हुई थी और वह जाहिर तौर पर इसे और नहीं खींच सकता था। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए उसे जीवित रहने का मौका पाने के लिए ब्लड रिवर स्वॉर्ड की शक्ति पर भरोसा करना पड़ा। हान सिगु, जिसने अपना मन बना लिया था, तुरंत ब्लड रिवर स्वॉर्ड को मदद के लिए आने को कहा। और पेई लिंग ने भी ऐसा ही किया। हालांकि फर्क यह था कि हान सिगु करो या मरो की स्थिति में लड़ रहा था, जबकि पेई लिंग के पास अभी भी एक प्लान बी था। अगर ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने हान सिगु को चुना तो पेई लिंग तुरंत भाग जाएगा। इस तरह दबाव उस ब्लड रिवर स्वॉर्ड पर था जिसकी बुद्धिमत्ता संदिग्ध थी। दोनों पक्षों को मदद के लिए पुकारते हुए सुनकर ब्लड रिवर स्वॉर्ड एक पल के लिए अनिश्चित हो गई कि अब दोनों पक्षों में से किसे चुने। वे जीवन और मृत्यु के मोड़ पर थे। पहले से ही घबराई हुई ब्लड रिवर स्वॉर्ड केवल अपनी भावना पर भरोसा कर सकती थी, यह निर्धारित करने के लिए कि उसका मालिक कौन था। कुछ सोचने के बाद ब्लड रिवर स्वॉर्ड सीधे पेई लिंग की ओर बढ़ी। यह देखकर हान सिगु बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे लगा कि वह जीत गया है, तभी ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने पेई लिंग को दरकिनार कर हान सिगु की छाती में छुरा घोंप दिया। उड़ने वाली तलवार का जीवन जुड़ा हुआ था उसके मालिक के जीवन से। अब जब हान सिगु को बचाना नामुमकिन था, तो ब्लड रिवर स्वॉर्ड ने स्वाभाविक रूप से काम करने की अपनी क्षमता खो दी और जमीन पर गिर गई। हान सिगु ने बड़ी पीड़ा के साथ अपनी ब्लड रिवर स्वॉर्ड उठाई। उनकी यादों का हर एक अंश ब्लड रिवर स्वॉर्ड के दिमाग में कौंध गया। इस क्षण तक ब्लड रिवर स्वॉर्ड को आखिरकार अपना असली मालिक मिल गया था, लेकिन हान सिगु उसी के हाथों मारा गया था। वह प्रायश्चित करना चाहती थी, बदला चुकाना चाहती थी, लेकिन पाया कि वह चीजों को बदलने में पूरी तरह से शक्तिहीन थी। इस समय हान सिगु असामान्य रूप से शांत था। सब कुछ खत्म हो गया था। शायद यही किस्मत थी। सालों की कड़ी साधना और मजबूत दुश्मनों पर अनगिनत जीत के बाद भी वह अंत में एक सीढ़ी बनकर रह गया, दूसरों के अमरता के मार्ग पर पत्थर। जब सब कुछ शांत हो गया तो हैरान लुओ फेयांग भी पुराने कुएं से बाहर आ गई। हालांकि लुओ फेयांग के हाव भाव में सुधार हुआ था, लेकिन उसकी याददाश्त खाली थी। उसे धुंधला धुंधला याद था कि पेई लिंग उसे सुरक्षा का एहसास करा सकता है। बदले में पेई लिंग ने मौके का फायदा उठाकर लुओ फेयांग को अपनी बाहों में भर लिया। हान परिवार की हवेली में मिशन जानलेवा था, लेकिन यह पेई लिंग के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी लेकर आया। सभी प्रकार के दुर्लभ खजानों और कीमती औषधीय सामग्रियों को एक तरफ रख दें तो उसे अकेले अपने साथी शिष्यों से 10,000 से अधिक स्पिरिचुअल स्टोन्स मिले। जैसे ही पेई लिंग खुशी खुशी अपनी लूट गिन रहा था, बिना किसी चेतावनी के उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर पेई लिंग ने झिझकते हुए पूछा, क्या मिस जाओ के पास मेरे लिए कोई आदेश है? हालांकि जाओ ने पेई लिंग की छोटी सी हरकत को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपना सिर छोटी जियांग को देखने के लिए घुमाया। इस महिला कल्टीवेटर की आत्मा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है, संप्रदाय में लौटने के बाद भी, और एक मेडिकल कल्टीवेटर द्वारा इलाज किए जाने पर भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। यह मुझे कुछ परेशानी से बचाता है और हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग की विधि को लीक होने से रोकता है। पेई लिंग चौंक गया और उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी वफादारी के संकेत के रूप में हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग की विधि को रिकॉर्ड करने वाली जेड स्लिप को जल्दी से बाहर निकाला। हालांकि जाओ चानी ने जेड स्लिप स्वीकार नहीं की। उसने बस इतना कहा कि 3 महीनों में संप्रदाय में बाहरी शिष्यों के बीच एक भव्य प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में जो पहले स्थान पर आएगा, उसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए एक सच्चे शिष्य को चुनने का विशेषाधिकार मिलेगा। तुम अपना गुरु चुन सकते हो। जीतने के बाद और सार्वजनिक रूप से हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग को अपने मास्टर को गौरवान्वित करने और खुश करने के अवसर के रूप में पेश करने के बाद, क्या यह भूतिया औरत उसे अपने मास्टर का दिल जीतना सिखा रही थी? थोड़ी देर बाद जॉनी की अगुवाई में पेई लिंग आखिरकार सेक्ट में लौट आया। हालांकि सेक्ट में वापस आने के बाद पेई लिंग ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जिन सुमियान के प्रति उसके दुर्व्यवहार का मुद्दा हल नहीं हुआ था। सबसे जरूरी काम स्थिति की जांच करना था।
जैसे ही पेई लिंग जासूसी करने के लिए झाड़ियों में छिपा हुआ था, उसने देखा कि एक महिला कल्टीवेटर गुस्से में गुफा से बाहर निकल रही है। जिन सुमियान को परेशान करने वाले व्यक्ति के 1000 टुकड़े करने के बारे में बड़बड़ा रही थी। पेई लिंग जानता था कि वह बड़ी मुसीबत में है और उसने आवाज करने के डर से जल्दी से अपनी सांस रोक ली। जिन सुमियान की चचेरी बहन के चले जाने के बाद पेई लिंग तुरंत जिंग जिंगशान से मदद लेने के लिए डेसोलेट ऑर्किड कोर्टयार्ड गया। हालांकि इससे पहले कि पेई लिंग स्थिति समझा पाता, जिंग जिंगशान ने उसे उत्साह से अंदर खींच लिया। कोई शानदार खबर साझा करने के लिए उत्सुक था। पेई लिंग बेहद चिंतित था। जिंग जिंगशान का दृश्य, उस कर्कशा द्वारा पीटे जाने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। यह क्रूर था। पेई लिंग ने जल्दी से जिंग जिंगशान को याद दिलाया कि यह मामला बेहद जरूरी है। हालांकि यह सुनकर जिंग जिंगशान ने बस हंसकर टाल दिया और कहा, मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन रुको। जब तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। चूंकि जिंग जिंगशान ने जोर दिया, पेई लिंग को लगा कि बीच में टोकते रहना असभ्यता होगी। जिंग जिंगशान ने आगे कहा, वानडीहाई में खरीदार कल्पना से भी ज्यादा उदार हैं। 120 टॉप ग्रेड बोन टेम्परिंग पिल्स जो तुमने मुझे पिछली बार दी थी, वास्तव में आसमान छूती कीमत पर बिकी। सिर्फ तुम्हारे मुनाफे का हिस्सा 2 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स है। पेई लिंग चौंक गया। अरे बाप रे! जिंग जिंगशान ने गर्व से कहना जारी रखा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से 2 लाख खर्च करके एक हाई ग्रेड सीड जेड पिल रेसिपी और एक हेवनली दाओ फाउंडेशन पिल रेसिपी खरीदी है। ये बेहद मूल्यवान है। साधारण कल्टीवेटर्स को एक फाउंडेशन पिल के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अगर तुम फाउंडेशन पिल बनाना सीख जाते हो तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के कल्टीवेटर्स भी तुम्हें डैडी कहकर बुलाएंगे। अपने मन में पेई लिंग ने सोचा, क्या तुम मुझे कुछ ऐसा नहीं दे सकते जो मेरे पास पहले से न हो? हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए पेई लिंग और कुछ नहीं कहना चाहता था। वह केवल बेमन से जिंग जिंगशान को धन्यवाद दे सका। हालांकि जिंग जिंगशान ने आगे जो कहा उससे पेई लिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। पता चला कि पिल रेसिपी पर खर्च किए गए 2 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स पेई लिंग के कमीशन से काट लिए गए थे। पेई लिंग को अचानक निराशा की एक लहर महसूस हुई। वह पूरे 2 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। उसी क्षण एक शिष्य हड़बड़ी में यह रिपोर्ट करने आया कि स्टोन मिरर वेन की वेन मास्टर जीन सुताई डेसोलेट ऑर्किड कोर्टयार्ड की ओर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह परेशानी खड़ी करने आई है। यह सुनकर जिंग जिंगशान अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या बात है? मुझे लगा कि मैंने कोल्ड मैरो फायर की घटना के लिए उसे 9 डार्क कोल्ड स्प्रिंग के पानी से पहले ही मुआवजा दे दिया था। यह जानने पर कि जिन सुताई जिन सुमियान के प्रति उसके यौन दुर्व्यवहार के कारण डेसोलेट ऑर्किड कोर्टयार्ड आई थी। पेई लिंग ने पिल बनाने का बहाना बनाकर जल्दी से जिंग जिंगशान को अलविदा कह दिया। यह पूछना नहीं भूला कि पिछला दरवाजा कहाँ है। जिंग जिंगशान जो स्थिति से अनजान था, उसे कोई शक नहीं हुआ और वह अभी भी सोच रहा था कि पेई लिंग किस बड़े मामले की बात कर रहा है। हालांकि पेई लिंग ने उसे आश्वासन दिया कि वह उस बड़े मामले को खुद संभाल लेगा और जिंग जिंगशान से चिंता न करने को कहा। इससे जिंग जिंगशान को राहत महसूस हुई। काश उसके दूसरे शिष्य भी पेई लिंग जितने विचारशील होते। हालांकि जैसे ही पेई लिंग गया, डेसोलेट ऑर्किड कोर्टयार्ड का गेट जीन सुताई ने लात मारकर गिरा दिया। एक उलझा हुआ जिंग जिंगशान, वो पूछने ही वाला था कि क्यों, तभी जियान सुताई ने बिना कुछ कहे उसे पीटना शुरू कर दिया। अगले सीन में पेई लिंग खुशी खुशी अपने साथी शिष्यों का सामान बेच रहा था। पेई लिंग को हैरानी हुई कि इस सामान से उसे 4 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स मिले। पेई लिंग जैसे कंजूस इंसान के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी। वो सबसे पहले एनफोर्समेंट हॉल गया और 70,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स का जुर्माना भरा। फिर उसने 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स में एक हवेली खरीदी। उस पल पेई लिंग ने आखिरकार अचानक अमीर होने की खुशी का अनुभव किया। कर्ज मुक्त होने का एहसास अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। इस उत्साह के बीच पेई लिंग को आखिरकार जिंग जिंगशान की याद आई, जिसने उसके लिए इल्जाम अपने सर ले लिया था। वो सोचने लगा कि वो कैसा होगा
अगर वो मर गया तो गोलियां बेचने में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन फिर उसने सोचा, यह पहली बार नहीं था कि जिंग जिंग शान को उस लड़ाकू औरत ने पीटा था। शायद इससे वो अजेय होने का कौशल भी विकसित कर सकता है। इस नजरिए से तो जिंग जिंग शान को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हालांकि बलि का बकरा बना जिंग जिंग शान ऐसा नहीं सोचता था। एक वंश के मुखिया के रूप में दूसरे मुखियाओं से बार बार पिटना अपमानजनक था, खासकर तब जब उसने कुछ किया ही नहीं था। एक बार फिर उसने खुद को किसी बदमाश द्वारा बनाए गए जाल में फंसा हुआ पाया। आखिरकार जियान सुताई के मार्गदर्शन और क्रूर पिटाई के बाद जिंग जिंग शान समझ गया कि उसे क्यों पीटा जा रहा था। सच्चाई जानने पर जियान सुताई ने तुरंत ट्रांसमिशन टैलिस्मैन का इस्तेमाल करके यह जानकारी जियान सुमियान तक पहुंचाई। पता चला कि उस रात उसका अपमान करने वाले बदमाश का नाम पी लिंग था। वो शान जिंग झांग द्वारा सुझाया गया शिष्य था। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए ऐसा लग रहा था कि ली लाइयू जानबूझकर पी लिंग को कल्टीवेट कर रही थी, जिससे जियान सुताई के लिए पी लिंग के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो अपना गुस्सा सिर्फ जिंग जिंग शान पर ही निकाल सकी। जाहिर है, जियान सुमियान इस नतीजे से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि उसे यह जानकर राहत मिली कि ली लाइयू साधारण लोगों को बर्दाश्त नहीं करती थी। अगर वो पी लिंग को बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिता में निष्पक्ष रूप से हरा सकी, जो 3 महीने में होने वाली थी, तो शायद ली लाइयू दखल नहीं देंगी। जियान सुमियान इस जीवन में एक बार मिलने वाले मौके को नजरअंदाज नहीं करने वाली थी और उसने एकांत में जाकर गहन प्रशिक्षण लेने का फैसला किया ताकि प्रतियोगिता में अपना गुस्सा निकाल सके। तभी लुफियान उससे मिलने आई जियान सुमियान को शुरू में अपना वादा पूरा न कर पाने का अपराध बोध था। हान परिवार की हवेली में जाने का, लेकिन लुल्फकियांग ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। इसके विपरीत उसने जियान सुमियान की किस्मत की तारीफ की कि उसे पी लिंग जैसा अच्छा डाओ साथी मिला। वो तो बस सो गई थी और अब वो पी लिंग की डाओ साथी बन गई। हालांकि लुल्फकियांग ने उसके सवाल को तिरस्कार से देखा। हम इतनी अच्छी बहनें हैं, तो अब तुम्हें इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब पूरा संप्रदाय जानता है कि तुम पी लिंग की डाओ साथी हो। इस बार मैं जूनियर भाई पी की मदद की वजह से एक बड़ी मुसीबत से बच गई। अपनी शादी के भोज में अपनी सीनियर बहन को बुलाना मत भूलना। यह सुनकर जियान सुमियान का गुस्सा भड़क गया। पी लिंग, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते।